हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग ना चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और इसमें बहुत ही मजेदार क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से। यानी ट्रिग्नोमेट्री में जो वर्ड प्रॉब्लम आते हैं ना, वो इसी एक्सरसाइज से आते हैं। तो इस एक्सरसाइज को मैं पूरा का पूरा कंप्लीट करूँगा और इतनी ज़्यादा ईजी वे में कंप्लीट करूँगा कि आपको किसी दूसरे वीडियो को भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और दोबारा टीचर से डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमको बहुत ज़्यादा मजा आ जाएगा इस एक्सरसाइज को आज के बाद पढ़ने में और आप लोगों को ये ईजी भी लगने लगेगा। जैसे अभी कुछ बच्चे लोग ऐसे होंगे जिनको ये थोड़ा इजी लग रहा होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है ये एक्सरसाइज। तो इस वीडियो को देखने के बाद सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बस शुरू से लेकर के लास्ट तक एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना, क्योंकि बीच बीच में मैं कुछ कुछ जो ट्रिक्स है ना या फिर कुछ टिप्स होते हैं वो बताते रहता हूँ, तो वो चीज़ें तुम्हारी छूटनी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो इसका नोट्स होगा वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो नोट्स जाकर के वहाँ से जरूर डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम। अब बात करते हैं छोटा सा इंट्रोडक्शन का कि इस एक्सरसाइज को सॉल्व कैसे करना है और इसमें फायदा क्या होता है। तो देखो, जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है ना, इसमें मेनली किस टाइप से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे वो समझो। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं आपको कुछ पेजेस दिखाता हूँ। थोड़ा सा ये पेज निकल गया है, बुक का क्वालिटी बहुत ख़राब कर दिया अभी एनसीईआरटी ने। तो यहाँ पर देखो, ये बच्ची जो है यहाँ से इस पतंग को देख रही है ना, तो हो सकता है कि यहाँ से इस पतंग का जो लेंथ दूरी है ना, ये निकालने के लिए बोल दे अपने को, या फिर यहाँ से लेकर के इस जो हमारा माउंटेन दिख रहा है, इस माउंटेन का जो हमारी दूरी है वो निकालने के लिए बोल दे। या हो सकता है ऊपर से यहाँ पर एक बच्ची है और नीचे में एक बॉल है, तो यहाँ पर देखो एकदम राइट ट्रायंगल बन रहा है, तो इस बच्ची से इस बॉल की दूरी पूछ सकता है कि कितनी है। तो ऐसे वाला नहीं, दूरी जो होगा हमारा वो एकदम ऐसे सीधा निकल करके आता है। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें जो डेली लाइफ में हमारे जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो डिस्टेंस वाले, जो दूरी वाले हमारे प्रॉब्लम होते हैं ना, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। कुछ और अगर आप एग्जांपल देखना चाहो, तो जैसे कि मान लो ये जो हमारा लैडर है, इस लैडर का लेंथ निकालने के लिए बोल दिया जाएगा, है ना। अभी मैं क्वेश्चन पढ़ा नहीं हूँ, तो बस मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि हो क्या सकता है यहाँ पर, यानी किसी अपने से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है। या हो सकता है कि ये जो हमारा टावर है या फिर ये जो हमारा पोल है, इस पोल का जो लेंथ है वो अपने से पूछ दिया जाए। या फिर हो सकता है कि यहाँ पर ये जो चिमनी दिख रहा है तुमको, इसका लेंथ पूछ दे, या बच्ची का जो हाइट है वो पूछ ले, या बच्ची की दूरी से ये चिमनी की जो दूरी है ये दूरी पूछ ले। तो कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है वो समझ लो। तो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 8 में जो दो चीज़ें पढ़ी हैं, पहला चीज़ क्या, तो पहला चीज़ रेशियो। जैसे हमारे पास मैंने बताया था ना, जो हमारे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले वाला जो ट्रिक मैंने बताया था, वो ट्रिक अगर आप लोगों को याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दोबारा भी मैं बताऊंगा, टेंशन ना लो। वो ट्रिक याद होना चाहिए पहला। और दूसरा, आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है, जिसका भी मैंने ट्रिक बताया हुआ है, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया है। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा तो चैप्टर 8 का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के देख लेना। इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने डिटेल में बनाया हुआ था, वन शॉट वीडियो, उसमें मैंने वो सारे टेबल्स को कैसे याद करना वो सब सिखाया था, ठीक है। अब ये सब बातें हो गई, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें हमसे बोला जा रहा, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस का आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लंबा रस्सी चढ़ाई कर रहा है, which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole on the ground। और वो जो रस्सी है वो किसी से बंधा हुआ है, तो एक पोल से बंधा हुआ है जो कि एकदम सीधा एकदम टाइट बंधा हुआ है, जो कि पोल जो है वो ग्राउंड से एकदम कनेक्टेड है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो देखो यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल दे दिया ना, तो बस अगर कहीं पर भी 30 डिग्री एंगल दे दे तो तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री लगा करके उसको 30 क्या कोई से भी मतलब एंगल अगर दे दिया जाए तो तुम उसे बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। पहले तो मैं इसका डायग्राम बना करके तुमको समझाता हूँ कि एक्चुअल में क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, उसके बाद तुम लोग एकदम चुटकी बजा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो देखो, सबसे पहले तो डायग्राम समझ लो, बेसिक सा डायग्राम में बुक में भी दिया हुआ था, लेकिन मैं चाहता हूँ पहला क्वेश्चन है तो बच्चों का कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। कुछ इस तरीके से तुम्हारा पोल है ग्राउंड में एकदम, ठीक है। यहाँ पर से हमारे पास एक रस्सी जो है वो पोल के एकदम टॉप में जाकर के बंधी हुई है एकदम सीधी, ठीक है। अब अगर मैं इस ग्राउंड लेवल को और इस ग्राउंड लेवल को मिलाऊंगा तो एकदम सीधा लाइन बनेगा, जमीन तो एकदम सीधा होता है। तो इस तरीके से हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बनेगा जो यहाँ पर राइट एंगल बना रहा है, ओके। तो अब यहाँ जो मेरा पोल है उसका नाम हमने रख दिया AB और ये जो रस्सी है उसका नाम हमने रख दिया है AC, ठीक है। ABC नाम का ट्रायंगल रखा तो ये दोनों ऑटोमेटिकली इसका नाम हो जाएगा, लेकिन आपको एग्जाम में जब बनाओगे ना बोर्ड्स में तो लिखना पड़ेगा कि लेट जो हमारा पोल है वो इक्वल टू AB है, पोल का नाम हमने AB रख दिया, और जो हमारा रोप है वो कितना है तो उसका नाम हम लोग AC रख देते हैं, ठीक है, जिसका अपने को लेंथ 20 मीटर दिया हुआ था। अब जो हमारा एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का, तो इसका नाम भी लिख दो कि ऑल्सो एंगल जो ACB है
ACB वो कितने डिग्री का है, वो 30 डिग्री का है। अब दिमाग में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमसे बोला कि इस पोल का लेंथ फाइंड करने के लिए, तो क्या हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो बिल्कुल भी नहीं, पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाना है आपको तीसरे वाले साइड निकालने के लिए। यहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्री का जो रूल है वो लगाइए, फटाफट आंसर आ जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा रूल लगाना है सर, तो पहला चीज तो तुम देखो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना है, तो ये समझ जाओ कि तुमको साइन वाला, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक और कॉसेक, ये जो 6 हमने पढ़े ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, इन 6 में से ही किसी एक का 30 डिग्री का जो वैल्यू है ना वो यूज़ करना है। अब ये मुश्किल लग रहा है ना, तो अब इसको मैं आसान कर देता हूँ। आसान कैसे करता हूँ कि हमको यहाँ पर 30 डिग्री यूज़ करना है, तो क्लियर हो गया। इन कौन से का करना है वो जानने के लिए आप ये देखो कि आपको निकालना क्या है और आपके पास दिया क्या गया है। दो चीज़ का क्वेश्चन दिमाग में बैठा लेना। पहला क्वेश्चन निकालना क्या है, दूसरा क्वेश्चन दिया क्या है। तो दिया हुआ है हमको हाइपोटेन्यूज, ये राइट एंगल का क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। यहाँ पे राइट एंगल बना है, इसके अपोजिट में हाइपोटेन्यूज, तो अपने को हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है और अपने को ये परपेंडिकुलर जो है वो निकालना है ना। ये सीधा जो लाइन रहता है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको बेस बोलते हैं। तो हाइपोटेन्यूज दिया है और परपेंडिकुलर निकालना है, यानी कि H और P का अपने को जरूरत है। अब तुम ये देखो कि H और P किस में आ रहा है, तो मैंने एक ट्रिक जो पिछले वाले चैप्टर में तुमको बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये जो P डिवाइड बाई H आ रहा है, ये आ रहा है हमारा साइन थीटा, B डिवाइड बाई H जो है वो हमारा कॉस थीटा और P डिवाइड बाई B जो है वो टेन थीटा। और इन्हीं तीनों का आपको मैक्सिमम यूज़ करना है, दूसरा आपको कॉट सेक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास P और H जो है वो साइन थीटा में आ रहा है, इसका मतलब कि हमको साइन 30 का यूज़ करना है। तो बस ये ट्रिक याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद जी जो हैं वो हर हर भोले बोलते रहते हैं, तो बस वहाँ से ये PBB और फिर HHB जो है वो ट्रिक बन गया। तो हम लोग भी यहाँ पे लिखेंगे कि इन राइट ट्रायंगल, हमारे पास जो राइट ट्रायंगल बन रहा है, इन राइट ट्रायंगल ABC, जो हमारा राइट ट्रायंगल ABC है उसके अंदर हम लोग लगाएंगे साइन 30 का वैल्यू, है ना। तो साइन 30 क्या होता है, तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब कि AB और डिवाइड बाई में हमारा हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का मतलब कि AC। अब यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है वो पुट कर दो, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो मैंने बोला था आपको ना कि ये चीज़ याद होना चाहिए और जो हमारे क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल में जो हमारे रेशियोज हैं वो याद होने चाहिए। तो साइन 30 1/2 हो गया। AB के बदले में AB रहने दो क्योंकि उसका वैल्यू अपने को निकालना है। AC के बदले में 20 दिया हुआ था, 20 को इधर ले आओ, तो 20 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, इक्वल को साइड में AB आ जाएगा और इसको कट करेंगे तो हम जानते हैं 10 आने वाला है, यानी कि AB की जो लेंथ है वो हमारी 10 मीटर हो जाएगी, क्योंकि भी मीटर में दी हुई थी। यानी कि जो हमारा पोल है ना बच्चा लोग, ये AB क्या निकला, ये हमारा पोल निकल करके आ रहा है जो कि हमारा 10 मीटर था। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था, कितना ईजिली बन गया। तो हम लोग राइट ट्रायंगल में बिना पाइथागोरस का यूज़ किए भी साइड्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई भी साइड का। बस आप लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए और ट्रिग्नोमेट्री टेबल पता होना चाहिए। पूरा का पूरा क्वेश्चन देखो इसी टाइप से बनेगा, यही कॉन्सेप्ट हर जगह यूज होगा। बस कहीं पे कान को सीधे तरीके से पकड़ेगा, कहीं पर उल्टे तरीके से घुमा के पकड़ेगा, बाकी पकड़ेगा कान ही तुम्हारा। ठीक है, तुम्हारा नाक नहीं पकड़ने वाला। अब चलो जो सेकंड क्वेश्चन है मैं आपको वो समझाता हूँ। सेकेंड वाले क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा कि अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बैंड, यानी कि एक ट्री था वो टूट गया स्टॉर्म की वजह से और जो ब्रेक हमारा टूटा हुआ पार्ट था वो जमीन में झुक गया है। ठीक है, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट। और वो इस तरीके से टूटा है कि उसका जो टॉप वाला पार्ट था वो जाकर के ग्राउंड में सट गया है और नीचे में वहाँ पे 30 डिग्री का एक एंगल बना रहा है। अभी डायग्राम बनाऊंगा फिर समझ में आ जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर, यानी कि ट्री के जो पैर है एक्चुअल में जहां पर वो स्टार्ट हुआ था वहां से जो अभी गिर करके उसका जो मुंडी जो जमीन में सटा हुआ है ना उसकी जो दूरी है वो 8 मीटर है। तो बताइए जो ट्री की हाइट है वो कितनी है। तो इसको डायरेक्टली तुम इस तरीके से नहीं बना पाओगे, लेकिन यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज होगा। चलो समझाता हूँ कैसे। देखो कुछ इस तरीके से मान लो एक ट्री था और वो बेचारा क्या हुआ, हवा की वजह से यहाँ पर से टूट गया और यहाँ से जब टूटा तो ये वाला जो पार्ट है ये ऐसे गिर करके जाकर के ज़मीन में सट गया। ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे ज़मीन में सट गया है और यहाँ से जो हमारा बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि जो ट्री का जो फुट है और ये जो मुंडी जो उसका सटा हुआ ग्राउंड का टॉप जो है वो क्या है आपस में मिलाने के बाद इसकी जो दूरी निकल करके आ रही है वो निकल करके आ रही है 8 मीटर। ठीक है, आपको बोल रहे हैं कि बताओ जो ट्री की जो हाइट है ना वो कितनी है। तो देखो यहाँ पर भी बन तो राइट एंगल ही रहा है, तुम लोग देख रहे हो ना, यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है हमारे पास। लेकिन अब राइट एंगल में जो हमारा हाइट है ट्री का वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक था, तो वो कैसे निकालेंगे। तो सिंपल, बहुत ही आसान है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर तुम लोग इसका नाम दो A, ये हो गया तुम्हारा B और ये हो गया तुम्हारे पास C। अब A B C के अंदर हमारे पास दिया क्या है, तो हमारे पास ये बेस दे दिया गया है, राइट एंगल हमको नहीं पता। अपने को देखो पता ये है कि यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है जो परपेंडिकुलर है इस ट्रायंगल में, और ये जो है हमारा पार्ट ना जब इसको हम सीधा करेंगे और यहाँ तक पहुँचाएंगे
तो हमारा ये पार्ट और ये पार्ट मिल करके ही तो हमारा ट्री बन रहा है ना। ये जो हमारा मैंने जो हाइपोटेन्यूज जो बनाया है गिरा करके, ये कहाँ से बना है, जब हमारा ट्री टूट करके गिरा वही बना। तो ये भी ट्री का पार्ट है हाइपोटेन्यूज भी, और ये जो परपेंडिकुलर है ये भी ट्री का पार्ट है। तो मुझे ये भी चाहिए, ये वाला साइड भी चाहिए और ये भी साइड चाहिए। जब मैं दोनों साइड निकालूंगा तो मेरे पास जो है वो ईजिली निकल करके आ जाएगा इसका वैल्यू, यानी कि हमारे पास जो ट्री का हाइट है वो निकल करके आ जाएगा। ट्री के हाइट के लिए मुझे इस ए बी को और इस ए सी को प्लस करना होगा सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। अब करेंगे कैसे वो पता करते हैं। तो सबसे पहले तो एंगल जो है यहाँ पर हमारे पास बोला गया है क्वेश्चन में 30 डिग्री का एंगल बना था, तो हम लोग यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना देते हैं। अब हम लोग लिखेंगे लेट ए बी सी या फिर हाँ ए बी सी, ए प्लस बी नहीं ए बी सी नहीं, हाँ ए बी सी कर देता हूँ। लेट ए बी सी इज़ राइट ट्रैंगल। ए बी सी हमारे पास एक राइट ट्रैंगल है इन विच, जिसके अंदर हमारे पास ये जो ए बी है और जो ए सी है, ए बी प्लस ए सी इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्री, ठीक है। ये जो ए बी प्लस ए सी है वो लेंथ ऑफ ट्री हमारे पास है, ठीक है। अब यहीं से हम लोग खेल शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पर 30 डिग्री दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है, तो तुम लोग को फिर मैं याद दिला दूँ जल्दी से, पंडित बद्री प्रसाद। मैं हर बार इसको लिखता हूँ ताकि मैं खुद भी गलत ना करूँ और बच्चे लोग भी गलत ना करें। तुम लोग भी एग्जाम में इसको लिख सकते हो, साइड में लिखना, सामने डायरेक्ट मत लिखना। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज का यूज़ करके या तो हम लोग ये निकाल सकते हैं या फिर हम लोग ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर हमारे हाइपोटेन्यूज बोल रहे हैं, बेस दिया हुआ है ना, सॉरी गलती हो गया, हड़बड़ी गेम है। हाइपोटेन्यूज ये है, ये हमारा बेस एक्चुअल में दिया हुआ है। तो बेस दिया हुआ है, तो बेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये लास्ट वाला यूज़ कर सकते हैं। तो साइन कॉस और ये टेन है, तो हम लोग को टेन का यूज़ करना पड़ेगा। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे लगाएंगे टेन 30 डिग्री, और टेन 30 डिग्री में हम लोग लिखेंगे कि ये होता है परपेंडिकुलर, यानी कि ए बी डिवाइड बाई बेस, यानी कि हमारे पास बी सी। ए बी डिवाइड बाई जो बी सी है यही हमारा टेन 30 होता है। इज़ दैट क्लियर, ये पता है। अब यहाँ पर हमारे पास टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो वो 1/√3 होती है। ए बी का जो लेंथ है वो तो अपने को पता नहीं है, तो उसके बदले में ए बी ही रहने देंगे। जो बी सी है उसका लेंथ अपने को 8 मीटर दिया हुआ है। अब इस 8 को इधर ले आऊँगा तो मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ से 8 डिवाइड बाई √3 जो है वो मेरा ए बी का लेंथ निकल करके आ जाएगा फिलहाल के लिए, है ना। तो इसको मैं ऐसे ही क्लोज करके छोड़ देता हूँ। मैंने फिलहाल ए बी का लेंथ निकाल लिया, ठीक है। ये जो है हमारा वो निकल करके आ गया, और ये कितना निकल करके आ रहा है, तो ये निकल के आ रहा है 8 डिवाइड बाई में हमारा √3। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया, अब हमको निकालना है हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आपस में कनेक्ट हो रहा है, तो आप लोग देखो परपेंडिकुलर का यूज़ करके भी हाइपोटेन्यूज को निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये रूट फुट वाला है तो मैं इसका यूज़ नहीं करूँगा। मैं यूज़ करूँगा इस बेस का और हाइपोटेन्यूज का अगर मैं यूज़ करूँ तो हमारे पास b डिवाइड बाई एच अगर मैं करता हूँ तो b डिवाइड बाई एच से मेरा ये हाइपोटेन्यूज निकल करके आ जाएगा, क्योंकि बेस अपने को 8 मीटर पहले से दिया ही हुआ है। तो मैं फिर करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा अगेन। अब मैं दोबारा से यूज़ करने वाला हूँ, और ये किसका है भैया, ये कॉस का है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि मैं यूज़ करने वाला हूँ इस बार cos 30 डिग्री का। तो जब मैं cos 30 का यूज़ करूँगा तो वो होता है बेस यानी कि BC, और डिवाइड बाई में हाइपोटेन्यूज यानी कि AC। तो यहाँ से हमारे पास BC की वैल्यू दी हुई है 8। पहले तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 कर लो इसको, और यहाँ पर हो जाएगा 8 डिवाइड बाई में AC को इधर ले आओ, इन दोनों को उधर ले जाओ, तो तुम्हारा यहाँ से AC का जो लेंथ है वो निकल करके आ जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 2 16, और डिवाइड बाई में तुम्हारा √3 हो जाएगा AC का लेंथ। अब सिंपली तुमको निकालना था हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बगल में ही निकाल लेते हैं ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ट्री या फिर हाइट ऑफ ट्री, जो लिखना चाहो, हाइट ऑफ ट्री। तो ट्री की हाइट के लिए सिंपली हम दोनों को ऐड करेंगे, तो 8 बाई में हमारा √3 है और उसमें प्लस हो जाएगा हमारा 16 डिवाइड बाई में √3। तो यहाँ पर जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो फिलहाल तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में हमारा √3 आ जाएगा, और ऊपर में ऐड होकर के 16 और 8 मिला दो तो कितना होता है, तो ये हमारे पास 24 हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को क्या पता है कि यहाँ पर जब कभी भी डिनोमिनेटर में हमारा कोई भी इरेशनल नंबर आता है तो उसको रैशनलाइज करना पड़ता है। तो अगर आपको बुक वाला आंसर लाना है तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, और हमेशा एग्जाम में भी जब ऐसा क्वेश्चन है ना जहाँ पर डिनोमिनेटर हमारा इरेशनल हो जाए तो उसको रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज करने का सिंपल तरीका तुम लोगों को क्लास 9 में सिखा चुका हूँ, जो भी डिनोमिनेटर में है उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से तुम्हारा ये बन जाएगा 24 और रूट में 3, और नीचे में √3 को मल्टीप्लाई करो 3 आ जाएगा। 3 से 8 टाइम पे ये कट हो जाएगा, तो तुम्हारा जो लेंथ है वो 8√3 आ जाएगा, और यही तुम्हारा लेंथ हो गया, और ये मीटर में रहेगा क्योंकि हमको जो डिस्टेंस है वो भी मीटर में दिया हुआ था। तो इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। तो देखा आपने जो कॉन्सेप्ट हमने पिछले वाले क्वेश्चन में यूज़ किया था, जो BC क्वेश्चन था, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ हो रहा है, बस थोड़ा सा घुमा करके कान को पकड़ा है, सीधा सीधा नहीं दिया हुआ था। तो ये
ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। चलो थर्ड वाला जो क्वेश्चन उसे बनाते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो बच्चे लोग तो छोटा सा हेल्प करना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अच्छा मुझे लगता है कि मैं चीज़ बताने ही भूल गया कि मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को क्यों दिया था। बहुत सारे बच्चे जो नए हमारे वीडियो में जुड़े होंगे ना उनको इसकी जानकारी ही नहीं होगी कि सर ने व्हाट्सअप नंबर क्यों दिया है। वैसे बहुत सारे बच्चों को पता है तो वो थोड़ा सा स्किप कर दो वीडियो को, जिनको नहीं पता उनको मैं जल्दी से बता देता हूँ कि मैंने आप लोगों के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बेहतरीन नोट्स बनाए हैं। नोट्स में क्या है तो एक तो वन शॉट रिवीजन हो जाएगा सारे चैप्टर्स का, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे एसएसटी के तुम्हारे चारों के चारों बुक्स जो है ना सभी का हर चैप्टर का मैंने वन शॉट वीडियो बना यानी कि वन शॉट जो नोट्स बना दिया, हैंड रिटेन नोट्स। तुम लोग एक एक बार देखोगे रिवीजन होगा। लेकिन बस वहाँ तक नहीं रुका मैंने, उसके बाद मैंने क्या किया कि हर चैप्टर के नीचे में मैंने 20-20 PYQs दे दिए हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और आपके रैशनलाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग है, यानी कि जो सिलेबस में आपका डिलीट नहीं हुआ है ऐसे क्वेश्चंस जो पहले आ चुके थे वो मैंने वहाँ पर इंक्लूड किया। उसके बाद फिर मैंने तीसरा जो सबसे जरूरी काम किया आप लोगों के लिए वो क्या किया कि मैंने सैम्पल पेपर बनाया सारे सब्जेक्ट का, मैथ्स का, साइंस का, सोशल साइंस का, हिंदी का और इंग्लिश का, इन पाँचों सब्जेक्ट का मैंने सैम्पल पेपर बनाया है। हाफ ईयरली एग्जाम का भी, PT2 का भी, हमारे फाइनल एग्जाम का भी। और जो फाइनल एग्जाम किया है ना बोर्ड एग्जाम के लिए मैंने 4-4 सैम्पल पेपर हर सब्जेक्ट का बनाया है। मैथ के तुमको 4 सैम्पल पेपर मिलेंगे फाइनल बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए। और उन सैम्पल पेपर में ऐसे क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं जो क्वेश्चंस पिछले साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, यानी कि उसका जो डिज़ाइन है मैंने पेपर का डिज़ाइन एकदम फॉर्मेट जो बोर्ड एग्जाम का होता है वैसे ही बनाया है। लेकिन उसमें जो क्वेश्चंस है ना वो प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चंस मैंने वहाँ पर इंक्लूड किए हैं। MCQ में जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे और ऐसे क्वेश्चन जो डिलीटेड नहीं है, रैशनलाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो बहुत ही मजेदार मैंने आप लोगों के लिए काम किया है। आप लोगों को अगर वो चीज़ें परचेज करनी है तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मेरी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपको उस समय का जो प्राइस होगा जब भी आप कॉन्टैक्ट करोगे तो बता देगी। मैक्सिमम जो उसकी प्राइस होती है वो 399 होती है, लेकिन मैं नॉर्मली उसका प्राइस कम ही करके रखता हूँ क्योंकि मैंने ऐसे बच्चों के लिए ये नोट्स बनाया ही था जो थोड़े गरीब तबके के हैं, जो ओसवाल हो गया, एजुकाट हो गया, इस तरीके के महंगे जो बुक्स नहीं ले पाते हैं ना उन बच्चों के लिए मैंने नोट्स बनाए हैं। तो अगर आपको ये नोट्स खरीदने हैं तो वैसे 399 मैक्सिमम प्राइस है, उससे ज़्यादा तुमको पे नहीं करना रहेगा, लेकिन इससे कम में भी तुम्हारा काम हो जाएगा अगर ऑफर चलता रहेगा तो। इसलिए एक बार यहाँ पर मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है। चलो अगला जो क्वेश्चन हम लोग उसे बनाते हैं। So third question is a contractor plan to install 2 slide for the children to play in the park। ठीक है, पार्क में खेलने के लिए 2 स्लाइड लगाना चाहता है। स्लाइड जानते हो ना, फिसल पट्टी जिसमें खिसलते थे हम लोग बचपन में और उसमें हमारी पैंट भी कई बार फट जाती थी, तो वही वाली। अब बोला जा रहा है इसमें फॉर द चिल्ड्रन बिलो एट द एज ऑफ 5 ईयर, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए सी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। यानी कि वो चाहते हैं कि 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड बने उसकी जो सीढ़ी हो ना वो कितनी हो तो 1.5 मीटर की हो, सिंपल। एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और उसकी जो स्लोप हो वो 30 डिग्री के हिसाब से हो ग्राउंड में। तभी मैं डायग्राम बनाऊंगा ट्रायंगल तो तुमको समझ में आ जाएगा। वेयर फॉर एल्डर चिल्ड्रन, जबकि बड़े बच्चों के लिए सी वांट टू हैव अ स्टीप स्लाइड। स्टीप मतलब कि थोड़ी सी सीधी टाइप से, थोड़ी सी लंबी वाली खाड़ी वाली स्लाइड चाहिए उसको, जिसकी जो हाइट हो वो 3 मीटर हो और उसका जो एंगल बन रहा हो वो 60 डिग्री का बन रहा हो। तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो बताइए दोनों केस में जो स्लाइड का लेंथ होगा वो कितना होगा। चलो पता करते हैं फटाफट इसका कितना लेंथ होगा। तो देखो यहाँ पर हमने 2 ट्रायंगल बनाया है। पहला जो ट्रायंगल उसमें क्या है कि ये मान लो सीढ़ी होगा, ठीक है, 1.5 मीटर के बच्चे सीढ़ी चढ़ेंगे और इधर से हम लोग स्लाइड मारेंगे तो ये उसका स्लाइड है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी अपने पास है, तो इसकी तो जरूरत पड़ेगी भी नहीं। हमसे बोल रहे हैं कि जो हाइट है ना, वैसे देखो सीढ़ी एक्चुअल में ऐसे होता है, तुम लोग ध्यान दिए होगे तो अभी सोच रहे होगे कि सर ये पूरा पूरा सीधा सीधा कैसे हो गया, सीढ़ी तो ऐसे रहता नहीं है। तो सीढ़ी भले इधर से रहेगा, बच्चे लोग इधर से ऐसे चढ़ेंगे, लेकिन इसकी जो एक्चुअल हाइट होगी वो तो एकदम जमीन से सीधा नापा जाएगा ना, इसको इसकी हाइट थोड़ी बोलेंगे, ऐसे हाइट होता है। तो इसीलिए यहाँ पर भी राइट एंगल में ही हाइट बनेगा। तो ये जो हाइट है वो हमारे पास 1.5 मीटर है छोटे वाले बच्चों के लिए, और इसमें ये जो स्लाइड है यही अपने को निकालना है। तो देखो अपने पास परपेंडिकुलर है और अपने को हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो P/H किस में होता है, वो हमारे साइन थीटा में होता है। तो छोटे वाले ट्रायंगल में फिर वही साइन थीटा लगाओ। इन ट्रायंगल ABC हमारे पास साइन 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है ग्राउंड पे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा परपेंडिकुलर यानी कि AB डिवाइड बाई हमारा BC जो कि है हाइपोटेन्यूज। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/, हमारे पास 2 होती है, तो यहाँ पर 1/2 कर देंगे और इक्वल की उस साइड में हमारे पास AB का लेंथ हो जाएगा 1.5 डिवाइड में BC हो जाएगा। BC को इधर ले जाओ, 2 को इधर ले जाओ, तो BC का 1 से मल्टीप्लाई होकर के BC आ गया और 2 का 1.5 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 बना देगा, तो BC इक्वल टू तुम्हारा 3 मीटर हो गया है ना। इसे मीटर में था तो ये हमारा M बना देता हूँ, फालतू में इसको काट रहा हूँ। तो 3 मीटर जो लेंथ है वो क्या है, हमारा जो बच्चों का स्लाइड है ना छोटा वाला वो है। तो तुम लोग स्टेटमेंट वगैरह भी एग्जाम में लिखना। यहाँ पर चूंकि तुमको कॉन्सेप्ट की वजह समझा रहा हूँ कि तुम लोग को ये मकसद नहीं तुम्हारा मैं हर चीज़ रटवाने लग जाऊँ, यहाँ पर मैं स्टेटमेंट भी लिख दूँ ताकि तुम लोग नोट्स अपने कंप्लीट कर लो, वो मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि तुम लोग को मैं ऐसा कॉन्सेप्ट समझा दूँ
ताकि बोर्ड एग्जाम में तुम लोग बहुत ईजिली क्वेश्चन को कर लो। तो ये समझाना था मेरा। फिर उसी तरीके से तुम लोग दूसरे ट्रायंगल में आ जाओ, तो इन ट्रायंगल DEF जो हमारा DF ट्रायंगल है उसमें भी हम लोग साइन वाला ही लगाएंगे, क्योंकि इसमें भी सेम चीज़ ही दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो sin 60 इक्वल टू हमारे पास वही परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। परपेंडिकुलर यानी कि हमारा DE दिया हुआ है परपेंडिकुलर, जो मैंने डायग्राम बनाया है, और यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारा EF हो जाएगा। तो बस आप लोग वैल्यू पुट कर दो। sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो यहाँ पर √3/2 हो गया। DE का वैल्यू 3 है, डिवाइड में हमारा EF हो जाएगा। EF को इधर ले जाओ, इन दोनों को उधर ले आओ, तो EF इक्वल के उस साइड में 3 × 2 डिवाइड बाई में हमारा √3 आ जाएगा। तो फिर वही चीज़ हो गया, 6 डिवाइड बाई में √3 हो गया। तो इसको भी विच करेंगे हम लोग, ऊपर नीचे √3 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर में तुम्हारा ये 6 √3 बना लेगा और नीचे में 3 आ जाएगा। 3 से 6 को कट कर दोगे तो 2 √3 आ जाएगा आंसर। तो जो दूसरा वाला है ना वो 2 और रूट में 3 मीटर होगा दूसरे वाले की हाइट। तो ये बन गया तुम्हारा थर्ड वाला क्वेश्चन। तो कितना आसान क्वेश्चन था, बेसिक सा क्वेश्चन था, बस 2 यहाँ पर दे दिया था और कुछ नहीं। चलो जो अगला 4th नंबर क्वेश्चन उसे बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही टावर वाला आ गया, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी शुरू में बताया था, जहां पर हमसे बोला जा रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी कि मान लो यही चीज़ है, इसी टाइप से है कि ग्राउंड से जब हम लोग एकदम एंगल बनाते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे बनता है, जैसे मैं तुम लोग को दिखाया भी था। ऊपर से देखते हैं नीचे साइड तो वहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, और नीचे से ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो हमारा कितने डिग्री का बन रहा है, वो 30 डिग्री का बन रहा है ऊपर में, ठीक है। यानी कि यहाँ पर से जब हम लोग देख रहे हैं तो, और टावर की जो हाइट है वो हमें कितनी दी हुई थी, कहाँ गया टावर, अच्छा, विच इज़ 30 मीटर अवे। यानी कि यहाँ पर टावर की हाइट नहीं दी हुई, टावर की हाइट तो हमसे पूछ रही है, हमसे बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है ना जहाँ से हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं 30 डिग्री का, वहाँ से टावर का जो फुट है, यानी ये जो पॉइंट है, इसकी जो दूरी है वो दिया हुआ है, यानी कि बेस दे दिया है और एंगल दे दिया है, अपने को ये निकालना है परपेंडिकुलर। तो ये तो तुरंत निकल जाएगा। चलो बनाते हैं। तो देखो कुछ इस तरीके से ये डायग्राम बनेगा, जैसे कि हमने तुमको बुक में ही समझा दिया कि हमारे पास ये टावर है जिसका नाम हमने AB रख दिया है। यहाँ से इसका जो फुट है ना उससे एक पॉइंट है C, है ना, इसकी दूरी जो है वो 30 मीटर है, और इस C से ही एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है ऊपर में टावर के टॉप में वो 30 डिग्री का बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। हमको देखो निकालना क्या है, लेंथ ऑफ टावर निकालना है, आपको बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर निकालना है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले डालो, और यहाँ पर तुम लोग देखो कि हमारा बेस और परपेंडिकुलर 10 वाले में कन्वर्ट होता है, यानी कि 10 वाले से कनेक्ट हो रहा है, बाकी तो कहीं पर बेस और परपेंडिकुलर कनेक्ट हो नहीं रहा है। हाँ, इसको उल्टा कर दोगे कॉट में तो भी हो जाएगा, लेकिन मैंने बताया ना कि आप बस साइन कॉस और 10 का याद रखो, कॉट वगैरह को छोड़ दो फिलहाल, भूल जाओ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे tan 30 का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इन राइट ट्रायंगल ABC, उसके अंदर हमारे पास जो tan 30 डिग्री होता है। tan 30 क्या होता है, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस होता है, और परपेंडिकुलर हमारे पास AB है जो कि हाइट है टावर का, और जो बेस है वो हमारा BC है जो कि दूरी दिया हुआ है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। इक्वल के उस साइड में AB का वैल्यू अपने को पता है नहीं, वही चीज़ निकालना है। BC का वैल्यू अपने को 30 दिया हुआ है, 30 को इधर ले आओ, है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 30 डिवाइड बाई में √3 इक्वल के उस साइड में AB। सिंपल, AB का लेंथ निकल कर क्या गया, लेकिन अभी हमारा डिनोमिनेटर जो है इरेशनल है तो उसको रेशनल कर लेते हैं। तो AB इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 30 डिवाइड बाई √3 जो निकल कर के आया है, और इस √3 को ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तुम्हारा 30 √3 डिवाइड बाई में 3 हो जाएगा, √3 मिल करके 3 से 30 को कट करोगे तो 10 टाइम पे कट हो जाएगा, और ये √3 आ जाएगा। तो 10 √3 जो है ना वही इस टावर की हाइट है, और ये क्या निकलेगा मीटर में, क्योंकि डिस्टेंस भी मीटर में था। तो इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस बेसिक क्लियर होना चाहिए, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे तुमसे मेरी तरह। 5th वाले क्वेश्चन बोला जा रहा कि अ काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक पतंग उड़ रहा है भैया हवा में, जैसे मैंने तुमको फोटो थोड़ी देर पहले दिखाया था इस चैप्टर की स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन में ही, कि हवा में पतंग उड़ते रहेगा, उससे भी लेंथ पूछ देगा। तो हमसे बोल रहा है कि भैया जो काइट का हाइट है ग्राउंड से वो 60 मीटर है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यानी कि जो धागा बंधा हुआ उस पतंग में, उसको कोई लड़का नहीं पकड़ा है, वो धागा जमीन में बंधा हुआ है, जमीन में किसी भी चीज़ से बंधा दिया गया होगा, दबा दिया गया होगा ईटा उटा से, ठीक है। आगे बोल रहा है द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। यानी कि ग्राउंड से जब हम लोग एंगल ऑफ इंक्लाइन देख रहे हैं, या फिर एंगल बता लो सिंपली, वहाँ पर बोल लो कि जो एंगल बन रहा है वहाँ पर ना वो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, सिंपल लैंग्वेज में एकदम। तो फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो बताइए लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना होगा। और ये भी ध्यान रखना है कि एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। ये नो स्लैक का मतलब कि देखो भैया जब हम लोग पतंग उड़ाते हैं तो सीधा सीधा तो रस्सी रहता नहीं है, जो भी पतंग उड़ाया वो जानता होगा कि रस्सी थोड़ा सा कर्व बना देता है ना, या फिर ऐसे मुड़ उड़ जाता है, कहीं पर मुड़ता तो नहीं है, वैसे कर्व बनाता है। तो वही अपने को बोल रहे हैं कि अपने को ये लेकर के चलना है कि रस्सी एकदम सीधा है, वो मुड़ा उड़ा कहीं नहीं है, ये एज्यूम करना है, और उसके बाद फिर जो लेंथ है वो बताना है। चलो पता कर लेते हैं फटाक से।
तो देखो कुछ इस तरीके से इसका भी डायग्राम बन जाएगा। यहाँ पर मान लो हमारा पतंग है इस पॉइंट पर, ये पॉइंट ए है हमारा, ठीक है, यही मान लो, इसी को नाम दे दिया हमने काइट का, तो यहाँ पे लिख भी दिया, मान लेते हैं जो ए है वो हमारा काइट है। इस पॉइंट सी में रस्सी बंधा हुआ है, ये रस्सी है हमारा, ठीक है। ये पतंग का जो सीधा जो हाइट निकल करके आ रहा है ग्राउंड से, जो हाइट है ये वाली, ये 60 मीटर अपने को दी हुई है। हमसे ये वाला पूछा जा रहा है, तो देखो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। हम लोग जानते हैं शुरू में ही हमारा p/h आता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कि साइन थीटा में आता है। तो हम लोग यहाँ पर साइन थीटा लगा देना है, और हमारा जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो सिंपली यहाँ पर फिर वही लिखो, इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट ट्रायंगल ABC में हमारे पास जो साइन 60 होगा, साइन 60 डिग्री, वो इक्वल होगा हमारे परपेंडिकुलर यानी कि AB, और डिवाइड में हमारा हाइपोटेन्यूज यानी कि AC, ठीक है। तो यहाँ से हमारा साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, हमारा √3/2 होता है साइन 60 का वैल्यू। इक्वल टू उस साइड में AB हमारा हो जाएगा 60 डिवाइड बाई में AC को इधर ले आओ, इन दोनों को उधर ले जाओ, तो डिनोमिनेटर से इधर आकर के न्यूमरेटर में हो जाएगा, ये जाएगा इधर, तो 60 × 2 डिवाइड बाई में √3 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 120 डिवाइड बाई में √3। तो बस ऊपर नीचे कर दो √3 से इसका मल्टीप्लाई, ताकि ये रेशनलाइज हो जाए। तो ऊपर 120 √3 डिवाइड बाई में हमारा 3 आ जाएगा, 3 का टेबल में 3 4 जा 12, और ये 0 उतर गया। यानी जो AC है वो हमारा कितना निकल करके आ गया, तो 40 और √3 निकल करके आ गया, और ये भी मीटर में ही रहेगा, क्योंकि अपने को हाइट मीटर में दिया हुआ था। खेल खत्म हो गया भी क्वेश्चन का। कितना आसान क्वेश्चन था ये वाला भी। और प्यारे बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन आसान लग रहे हो मेरे वीडियो को देखने के बाद, और आपको मजा आ रहा हो चीज़ें, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, उससे मुझे थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो जरूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। तो जो 6th क्वेश्चन है ना, अब वो क्वेश्चन आया है जिसको बनाने में आपको थोड़ा मजा आएगा। अभी तो बच्चों का खेल लग रहा था, अब थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। इसका भी कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, चलो समझाता हूँ। यहाँ पर क्या बोल रहा कि 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, उससे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है जिसकी हाइट अपने को दे दी गई है। डायग्राम बनाऊंगा, टेंशन न लो। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। यानी कि उसका जहाँ पर वो खड़ा था वहाँ से जब वो बिल्डिंग को ऊपर में देख रहा था ना, तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो बिल्डिंग के और पास आते जाता है, वैसे वैसे क्या होता है, जो एंगल है वो और बड़ा होते जाएगा, क्योंकि मुंडी हमारा और ऊपर उठते जाएगा बिल्डिंग को देखने के लिए। तो 30 डिग्री से 60 डिग्री का एंगल बन गया। अब बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो बताइए कि बिल्डिंग की तरफ वो कितना डिस्टेंस कवर किया है, मीटर में ही कवर करेगा क्योंकि उसका जो दूरी है वो मीटर में दिया है। तो कितना मीटर वो डिस्टेंस कवर किया है बिल्डिंग की तरफ, जो चला है ना, जहाँ 30 डिग्री एंगल बन रहा था, और वहाँ से जाते जाते जहाँ 60 डिग्री एंगल बना, अपने को उसी का डिस्टेंस निकालना है। तो चलो पहले डायग्राम के थ्रू समझो कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है और कैसे कैसे फाइंड करना है। तो एक एक करके इसके डायग्राम को समझते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पर एक बिल्डिंग है हमारा, और यहाँ पर लड़का है, और इन दोनों की जो बीच की जो दूरी है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो दूरी है, वो दूरी अपने को दिया हुआ है 30 मीटर, ठीक है। वो 30 मीटर के डिस्टेंस पर खड़ा था। अब इस लड़के का, ये मान लो ये पैर है ज़मीन में, ठीक है, ये हमारा पैर हो गया। यहाँ से जब वो देख रहा है, इस बार देखो यहाँ से नहीं देख रहा है, इस पॉइंट से नहीं देख रहा है, अपनी आंखों से जब यहाँ से देखिएगा, तो पहला चीज़ तो अपने को बता दिया है कि इस लड़के की जो हाइट है बच्चा लोग, वो है 1.5 मीटर। ये कितना है, ये अपने पास 1.5 है। और यहाँ से जब वो देख रहा है ना, तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो मैं पहले तो आगे बनाता हूँ, ये ऐसे यहाँ पर गया, और एंगल ऐसे तो बनेगा नहीं, ये तो एंगल बन नहीं रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे बनता है। आप इसकी आंखों से सीधा एक लाइन बनाओ इधर, ठीक है, और फिर ऊपर में, तो ये जो परपेंडिकुलर सीधा लाइन होता है ना, वहाँ से हमारा एंगल बनता है। ये नहीं कि इसको कंप्लीट एंगल बना दिए, ये ध्यान रखना कि आंखों से सीधा एक लाइन बनाओगे पहले, ये वाली लाइन, एंगल ऑफ साइड जिसे कहते हैं अपन, और यहाँ से फिर ऊपर में इस टावर के बिल्डिंग के ऊपर में बनाओगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल। अभी ये 30 डिग्री का एंगल है, लेकिन लड़के का मन करता है कि थोड़ा और आगे जा करके देखूं, तो वो बच्चा पहुंच जाता है यहाँ पर। मान लो कि अब लड़का यहाँ पर है, और यहाँ पर भी उसकी जो हाइट है वो तो 1.5 रहेगी, ठीक है। और यहाँ से फिर वो क्या करता है, फिर टावर को देखता है ऊपर में। तो यहाँ पर अब जब वो टावर को देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो तुम्हारा 60 डिग्री बन रहा है। अब हमसे यही बोल रहा है कि इस वाले डायग्राम के अंदर जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वो जो डिस्टेंस कवर किया है ना उसने, ये डिस्टेंस कितना है, ये वाला ही डिस्टेंस अपने को बस केवल बताना है। और अपने को जो टोटल डिस्टेंस है वो 30 मीटर दिया हुआ है, और ये वाला आपको नहीं टोटल डिस्टेंस यहाँ पर नहीं दिया था, सॉरी ये टोटल डिस्टेंस 30 मीटर थोड़ी दिया हुआ था अपने को, ये दिया हुआ था ना, हाइट ऑफ टावर 30 मीटर दिया था। कहाँ गया क्वेश्चन, डिस्टेंस फ्रॉम स्टैंडिंग सम डिस्टेंस, हाँ कुछ डिस्टेंस में खड़ा था फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। जो बिल्डिंग की जो हाइट है वो एक्चुअल में अपने को 30 मीटर दिया हुआ है। रियली सॉरी, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा कि क्वेश्चन को मैं एकदम आराम से पढ़ूँ और आराम से आपको समझाऊँ। तो बाकी तुमको इतना चीज़ समझ में आ गया ना। अब तुमको क्या करना है कि ये निकालना है। तो सबसे पहले तो ये समझ लो
कि अगर ये 1.5 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 1.5 होगा और ये वाला पार्ट भी हमारे पास 1.5 होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो जहाँ से भी एंगल को काउंट कर रहे हैं हमको वहाँ से इस टॉप की जानकारी चाहिए, अपने को यहाँ से लेकर के इस वाले पॉइंट तक का हाइट चाहिए। तो चूँकि हमारा टोटल ऊपर से नीचे तक 30 था और यहाँ से यहाँ तक 1.5 है, तो हम टोटल 30 में से 1.5 को हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 30 में से जब 1.5 को माइनस करो कितना आएगा, 30 में से 1 माइनस हो तो 29 और 0.5 और माइनस हो जाएगा तो 28.5 आ जाएगा। यानी ये जो अपने पास है ना हाइट, ये वाला हाइट, ये एक्चुअल में हमारे पास 28.5 मीटर का है। इज दैट क्लियर? इतना समझ में आ गया? अब मैं बाकी चीज़ों को कुछ ABCD नाम दे देता हूँ, वो लिख लेता हूँ ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। तो देखो मैंने अपनी लैंग्वेज में एकदम बेसिक तरीके से लिखा है ताकि तुमको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले मैंने लड़के का जो हाइट था उसको मैंने AB नाम दे दिया और जो बिल्डिंग था उसका नाम मैंने CD रख दिया। लेकिन हमको जो बीच में जो पॉइंट्स है ना उनका भी जरूरत पड़ेगा, तो मैंने इस वाले पॉइंट का नाम E और इस वाले पॉइंट का F रख दिया है। मैंने लिख भी दिया है कि जो बॉय है वो AB है जो कि 1.5 है, CD बिल्डिंग है जो कि 30 मीटर का है और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहाँ से 30 पॉइंट से, इस वाले पॉइंट A से वो 30 डिग्री का बन रहा है और यहाँ E से जो बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। और हमको फाइंड क्या करना है, यही A से लेकर के E तक जो दूरी है वही अपने को फाइंड करना है। वही अपने से पूछा ही था क्वेश्चन में लास्ट में कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक है ना टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी कि वो डिस्टेंस बताइए जो उसने बिल्डिंग की तरफ कवर किया है 30 डिग्री से 60 डिग्री पहुंचने तक में। ठीक है, अब कैसे करेंगे? तो सबसे आसान है, पहले तो नीचे का तुम इतना जो डायग्राम इसको भूल जाओ। ये जो डायग्राम हमने बनाया था वो समझने के लिए बनाया था, ये डायग्राम को भूल जाओ। अब हमारे पास जो पॉइंट A है और पॉइंट F है, ये जो ट्रायंगल हमारा बन रहा है ना AFC, आपको इसी ट्रायंगल का यूज़ करना है और फिर EFC जो है इस ट्रायंगल का यूज़ करना है। अब इस वाले ट्रायंगल के अंदर अपने को सबसे पहले AF निकालना पड़ेगा और उसके बाद फिर अपन EF निकालेंगे और जब AF और EF निकल जाएगा तो AF में से EF को माइनस करेंगे तो मेरा AE जो है वो आराम से निकल करके आ जाएगा। तो डायरेक्ट अब आप लोग लिखो, चूँकि आपने डायग्राम बना दिए तो अब ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसमें लिख सकते हो कि इन राइट ट्रायंगल AFC, ठीक है, जो हमारा AFC बड़ा वाला राइट ट्रायंगल है उसके अंदर उसमें हमारा 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अच्छा दिया क्या और निकालना क्या है, तो अपने को परपेंडिकुलर दिया हुआ है 28.5, ये भी ध्यान रखना कि 28.5 है, 30 मत ले लेना। तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है और अपने को बेस की जरूरत है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है हमारे पास, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, यानी कि ये जो लास्ट वाला 10 वाला है उसमें परपेंडिकुलर और बेस निकल करके आता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1030, तो यहाँ पर हमारे पास 1030 इक्वल टू हो जाएगा CF जो कि परपेंडिकुलर है डिवाइड बाई में बेस यानी कि AF। तो 1030 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/√3। CF की वैल्यू अपने पास है 28.5 और AF की वैल्यू अपने को पता नहीं है, वही निकाल रहे हैं अपन। AF को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो यहाँ से तुम्हारा जो AF है वो निकल करके आ जाएगा 28.5 और रूट के अंदर 3 हो जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इतना मीटर जो है वो हमारा EF का वैल्यू निकल करके आ गया। उसी तरीके से जो हमारा छोटा वाला ट्रायंगल बन रहा है ये वाला ट्रायंगल EFC, उसका यूज़ करेंगे अपन। तो नाउ इन ट्रायंगल EFC में वही चीज़ करना है अपने को, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस निकालना है। तो यहाँ पर भी 10 लगाएंगे, लेकिन इस बार 60 डिग्री का एंगल बन रहा है तो 10 60 डिग्री इक्वल को साइड में हो जाएगा CF डिवाइड बाई में हमारे पास EF। तो यहाँ से हम लोग 10 60 का वैल्यू जानते हैं √3 होता है, इक्वल को साइड में CF का वैल्यू 28.5 डिवाइड बाई में EF हो जाएगा जो कि अपने को निकालना है। EF को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो EF की जो लेंथ है वो यहाँ से निकल गई तुम्हारी 28.5 डिवाइड बाई में हमारा √3। तो ये हमारा निकल गया EF का लेंथ। अब अपने को निकालना क्या था, अपने को निकालना था भैया AE का डिस्टेंस ना। तो AE के लिए आप लोग लिखोगे यहाँ पर जो AE है वो अगर अपने को फाइंड करना है, ये वाला पार्ट अगर फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, टोटल AF में से EF को माइनस कर दूंगा तो AE निकल जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखोगे कि AE के लिए अपन AF में से माइनस करेंगे EF को। तो AF कितना है हमारे पास, वो है 28.5 और फिर √3 है। ओहो, तो ये हो जाएगा 28.5 एंड फिर से √3 और उसमें से माइनस करना है अपने को 28.5 और डिवाइड बाई में √3। तो सबसे पहले तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट तुम लोग। तो यहाँ पर मैं तुम लोग एकदम शॉर्टकट जो तरीका सबसे जो ईजी मेथड हो सकता है वो मैं तुम लोग बताने की कोशिश करता हूँ। देखो जब तुम लोग √3 से √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 बन जाएगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 28.5 मल्टीप्लाई में 3, ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ, माइनस में ये वाला 28.5 एज इट इज़ उतर जाएगा। हमने क्या किया, सिंपली इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, नीचे में तो √3 जो है वो एज इट इज़ फिलहाल रहेगा। अब तुम यहाँ पर देखो इसको आराम से कैसे सॉल्व कर सकते हो, 2 तरीका है, या तो तुम इसका पूरा मल्टीप्लाई करो फिर इसको माइनस करो, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। दूसरा आसान तरीका क्या है कि यहाँ पर भी 28.5 है, यहाँ पर भी 28.5 है, तो दोनों में से 28.5 को कॉमन ले लो, जो कि सबसे ईजी तरीका होगा तुम्हारे लिए। तो 28.5 को जब तुम कॉमन लोगे तो यहाँ पर से 3 बच जाएगा और माइनस में यहाँ पर से 1 बचेगा।
बचेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई 1 तो है ही, तो वहाँ पर हम लोग 1 लिखेंगे और डिवाइड बाई में हमारा √3 आ जाएगा। तो गुरुदेव इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ, ये तुम्हारा 28.5 मल्टीप्लाई में 2 हो गया, जो कि तुम लोग ईजिली निकाल सकते हो। अब जो पहले मुश्किल था ना, अब देखो कितना आसान हो गया। नीचे में हमारा √3 है, तो 28 जो हमारे पास 56 होता है और 0.52 जो 1 हो जाएगा, तो 56 और 1 57, तो 57 डिवाइड बाई में हमारा √3 निकल करके आ गया। अब इसको अपन क्या करें, तो अब यहाँ पर हम लोग इसको फिर से वही है कि रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो मैं आगे, मेरे पास नीचे तो पेज नहीं है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। इसको मैं एरो ही बना देता हूँ कि मैंने आधा काम यहाँ पे कर लिया छोटा सा, ठीक है, ये इस जगह पर। तो हमारे पास हम लोग निकाल रहे हैं AE का लेंथ, जो कि निकल करके आ गया है 57 डिवाइड बाई में √3, और हमको पता है कि अब अपने को ऊपर भी और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर में हमारे पास 57 और रूट में 3 आ जाएगा और नीचे में हमारा 3 आ जाएगा। तो 3 के टेबल में हम लोग जानते हैं 19 3 57 होता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 19 रूट में 3। यही तुम्हारा AE का लेंथ है, जो कि हमारा ये मीटर में है। इसका मतलब वो जो बंदा है ना, वो जो बच्चा है, लड़का है, वो 19√3 मीटर का डिस्टेंस कवर किया था इस जगह से इस जगह तक जाने में। तो कितना, मतलब देखो लग कितना मुश्किल रहता है कि साला पूछा क्या इस क्वेश्चन में, इतना ज़्यादा घुमा तुमा के दिया हुआ है। लेकिन जब हम लोग सॉल्व करने बैठे और हमने जब एक एक पॉइंट को पकड़ा, तो कितना आसानी से सॉल्व हो गया। एक एक चीज़ तुम लोग को आराम से समझ में आ रहा था, ये सारी चीज़ तुमको इजीली समझ में आ गई। तो इसी तरीके से तुमको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आगे क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ। फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, और तुम लोग भी अगर ब्रेक लेना चाहो तो छोटा सा 1 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। बाकी लाइव क्लास तो है नहीं, आगे देखना चाहो तो आगे देख सकते हो। चलो, मैंने तो पानी पी लिया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने आराम कर लिया होगा थोड़ा सा। अब आते हैं 7th क्वेश्चन में। यहाँ पर बोल रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड एट द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो क्या बोल रहा है, ध्यान समझो। हमसे बोल रहा है कि एक बिल्डिंग है और उसके ऊपर में एक टावर का ट्रांसमिशन फिक्स है, यानी कि बिल्डिंग के ऊपर में टावर लगा हुआ है, जैसे फिल्मों में दिखाता है ना उस तरीके से, ठीक है। जो बिल्डिंग की हाइट है वो 20 मीटर है, और हमसे बोल रहा है कि जब हम लोग ज़मीन से जब टावर के ऊपर देखते हैं एकदम टोटल, तो हमारे पास 45 डिग्री का एंगल बनता है, सॉरी 60 डिग्री का एंगल बनता है टावर के टॉप में। और जब हम लोग ज़मीन से बिल्डिंग को देखेंगे बिल्डिंग के टॉप में, तो वहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है ना। वही बनेगा ना, पास जितना आएंगे उतने ही हमारे पास जितना ऊपर देखेंगे, हाँ उतना ऊपर देखेंगे उतना ही ज़्यादा एंगल बनेगा। तो 60 डिग्री यहाँ से बनेगा, 60 डिग्री पॉइंट से लेकर के टावर का जब टॉप में देखेंगे तब 60 डिग्री बनेगा, और फिर जब हम लोग उसी पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप में देखेंगे तब हमारा 45 डिग्री बनेगा। वो चीज़ यहाँ पे लिखा भी हुआ है, बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन, ठीक है। बॉटम ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब वही है कि बिल्डिंग का सबसे ऊपर वाला पार्ट। अभी डायग्राम बनाऊंगा तब और चीज़ क्लियरली आपको समझ में आएगा। तो अपने को बोल रहा है कि बताइए हाइट ऑफ टावर कितना होगा। तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, जो क्वेश्चन अगर तुमने 6 वाला बना लिया तो ये बहुत आसानी से बन जाएगा। चलो समझाता हूँ कैसे। तो देखो कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। यहाँ पर क्या है कि हमारा जो ये लाइन मैंने बनाया है ना AB, ये एक बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के ऊपर में ये जो BC जो लाइन है ये क्या है, टावर है, ओके। अब इस वाले पॉइंट से जब हम लोग टावर के बॉटम पे देखते हैं, टावर का बॉटम यानी कि बिल्डिंग का सबसे ऊपर वाला पार्ट, यहाँ पर जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो हमारा जो एंगल बनता है वो 45 डिग्री का बनता है। और इसी पॉइंट से जब हम लोग टावर के टॉप में देखते हैं तो उस कंडीशन में जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री का बनता है। हमसे बोल रहे हैं कि जो टावर है ना, जो CB है, आपको इसका लेंथ बताना है। कैसे बताओगे, ध्यान से समझो। हमको दिया हुआ है ये पार्ट, ठीक है, और हमको क्या करना है कि हमको ये कंप्लीट पार्ट निकालना है। तो बोलेगे सर अपने को परपेंडिकुलर ही दिया हुआ और परपेंडिकुलर ही निकालना है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा। तो ये इजीली पॉसिबल हो जाएगा अगर आप लोग ये टोटल लेंथ निकाल लो और वहाँ से आप लोग इस वाले पार्ट को माइनस कर दो। तो टोटल लेंथ निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले इसका जो बेस है ना वो फाइंड कर लेते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। हम लोग क्या जानते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले वाले में हमारा P/B होता है ना। तो जब आप लोग P/B लगाएंगे तो उससे बहुत इजीली सॉल्व होगा। बाकी आप इससे भी कर सकते हो, हाइपोटेन्यूज, सॉरी नहीं, इसमें आप लोग और कौन सा लगा सकते हो, आप लोग हाइपोटेन्यूज लगा सकते हो कि नहीं। हाइपोटेन्यूज लगाओगे तो फालतू में कंफ्यूज हो जाओगे, तो वो मत लगाओ, फालतू ही वो सब। आप लोग यही लगाओ, यहाँ पर से आप लोग बेस पहले निकालो तो सबसे ज़्यादा आसानी से निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले ये जो ट्रायंगल हमारा ADB है ना, इन ट्रायंगल ABD, इसके अंदर हम लोग tan 45 का वैल्यू लेते हैं। अब क्यों tan 45 ले रहा हूँ वो देखो। पहले तो 45 डिग्री का वैल्यू बन रहा है, तो हमारा tan क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है यानी कि AB, और डिवाइड बाई में बेस होता है जो कि हमारे पास AD है।
क्योंकि ए डी जो बेस है ना वो दोनों ट्रायंगल के लिए, छोटे वाले के लिए ट्रायंगल के लिए भी है और बड़े ट्रायंगल के लिए भी ए डी ही बेस आ रहा है, इसीलिए मैं ए डी का लेना चाहता हूँ। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू तुम लोगों को पता ही है कि 1 होता है, बहुत आसानी से। यहाँ पर ए बी का जो लेंथ है वो हमारा 20 हो जाएगा और डिवाइड बाई में हमारा ए डी हो जाएगा। तो ए डी इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, यानी कि जो ए डी है वो भी हमारे यहाँ से 20 डिवाइड बाई 1 यानी कि 20 मीटर ये आ जाएगा। सिंपल है, बेस हमारा कितना निकल गया यहाँ से 20 मीटर निकल गया। अब आप लोग क्या करो कि फिर से 10 वाले का नहीं, इस बार हाँ 10 वाले का ही आप क्या करो फिर से यूज़ करो। इस बार अपने को बेस पता है और ये जो हमारा बड़ा वाला है ना लेंथ जो ए सी है वो निकल जाएगा यहाँ से। जैसे मैं अगर लिखूँ कि इन ट्रायंगल हमारे पास जो ए क्या नाम है, ए सी डी नाम है ना, तो ए सी डी, तो ट्रायंगल ए सी डी के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, तो हम लोग लगाने वाले हैं इस बार tan 60 डिग्री का वैल्यू। तो tan 60 के लिए हम लोग फिर से वही परपेंडिकुलर यानी कि ए सी हो जाएगा और डिवाइड बाई में ए डी आ जाएगा। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। ए सी की वैल्यू कितनी है तो वो अपने को पता नहीं है फिलहाल, वो निकालना है, लेकिन ए डी का वैल्यू 20 हमने निकाल लिया है। 20 को इधर ले आओ तो 20√3 मीटर जो होगा वही हमारा ए सी का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा ए सी का वैल्यू निकल करके आ गया। अब अपने को पता क्या है कि अपने को निकालना क्या था, ये बी सी का वैल्यू निकालना था। तो हम ए सी में से ए बी को माइनस कर देते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे जो लेंथ ऑफ टावर है ना, लेंथ ऑफ टावर जिसका जो है ना वो हमारे बी सी है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ कि हमारे पास हम लोग डायरेक्ट ए सी में से अगर ए बी को माइनस करेंगे तो लेंथ ऑफ टावर निकल करके आ जाएगा। तो ए सी हमने कितना निकाल लिया, 20√3 निकाल लिया, उसमें से माइनस कर दो इस 20 को, ए बी का जो लेंथ दिया हुआ था। तो यहाँ पर भी 20, यहाँ भी 20 है, तो 20 को कॉमन ले लो, बचेगा यहाँ पर से हमारा √3 और यहाँ पर जैसे मैं बताया कि 1 हमेशा रहता है मल्टीप्लाई में, तो 1 बच जाएगा। तो 20 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर जो होगा वही लेंथ होगा हमारे टावर का। तो कितना आसान क्वेश्चन था ये भी, बस बेसिक्स क्लियर रहो बच्चा, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। चलो 8वां वाला क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखो 8th वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल from the point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and the angle and from the same point the angle of elevation of the top of pedestal is 45 degree। तो find the height of the pedestal। देखो बोल क्या रहा है ना कि एक स्टैचू है और स्टैचू जो है वो पेडेस्टल के ऊपर है। ये पेडेस्टल क्या होता है, तो जैसे तुम लोग देखे होगे आयरन मैन ऑफ इंडिया का जो हमारा स्टैचू बना हुआ है गुजरात में, वहाँ पर तुम लोग देखना कि स्टैचू डायरेक्ट ज़मीन से नहीं बनाया गया है, पहले उस स्टैचू के लिए एक बेस बनाया गया है। जैसे हम लोग झंडा फहराते हैं तो एक बेस रहता है, पहले सीढ़ी चढ़ते हैं 2-4 ठो, फिर झंडा फहराते हैं ना, बस उसी तरीके से स्टैचू के लिए भी एक बेस बनाया जाता है, उसी को पेडेस्टल बोलते हैं। और वहाँ से उसके ऊपर स्टैचू बनाया जाता है। तो स्टैचू का लेंथ दे दिया है और बोल रहा है कि ग्राउंड से जब आप देखोगे तो पहले किसको देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू, एकदम स्टैचू के एकदम ऊपर में देखो तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। और उसी तरीके से फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन देखो टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल का टॉप यानी कि स्टैचू का बॉटम। पिछला जो क्वेश्चन था ना सेम टू सेम था, वहाँ पर बस वर्ड क्या यूज़ किया था, टावर का टॉप और टावर का बॉटम यूज़ किया था। और इस बार उसी को घुमाकर बोल रहा है कि जो हमारा क्या बोलते हैं स्टैचू है उसका टॉप देखना है और स्टैचू का बॉटम ना बोल करके इस बार पेडेस्टल का टॉप बोल दे रहा है। तो पेडेस्टल का टॉप क्या होगा, स्टैचू का जो बॉटम होगा वही होगा, यानी सेम टू सेम डायग्राम बनेगा। वहाँ पर 45 डिग्री बन रहा है। तो बताइए हाइट ऑफ पेडेस्टल कितना होगा। चलिए इसको मैं थोड़ा सा आपको बेसिक इसका समझा देता हूँ, आधा अधूरा, उसके बाद फिर तुम लोग खुद से बनाना है इसको। तो देखो यहाँ पर इसका मैंने डायग्राम बना दिया है और सेम टू सेम जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन बनाया था ना, पूरा उसी तरीके से बनेगा। पिछले पर अपने को ये वाला पार्ट नहीं दिया था, नीचे वाला पार्ट दिया था, तो हमने टोटल निकाला और हमने नीचे वाले पार्ट को माइनस किया तो ये पार्ट निकला था। इस बार फिर से हम लोग टोटल निकालेंगे, ये जो AC है ये निकालेंगे और उसमें से इस बार ये BC को माइनस कर देंगे तो हमारा ये पार्ट निकलेगा। मैं डायग्राम समझा देता हूँ। ये जो AB है, ये वाला जो मेरा पार्ट है ना, यही मेरा पेडेस्टल है, जो बोल रहे हैं ना जो बेस है हमारा टावर स्टैचू का, वो ये AB वाला पार्ट है पेडेस्टल। ठीक है, इस AB के ऊपर में 1.6 मीटर का B से लेकर के C तक एक स्टैचू बना हुआ है। अब इस पॉइंट से जब हम लोग टॉप ऑफ स्टैचू को देख रहे हैं तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और इसी पॉइंट से जब हम लोग टॉप ऑफ पेडेस्टल को देख रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जब हम लोग देख रहे हैं तो हमारा 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो बताइए पेडेस्टल की हाइट कितनी होगी। तो सेम टू सेम है पिछला वाला क्वेश्चन और मैं आपको यहाँ पर रटवाना बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। ये नहीं कि मैं सारे क्वेश्चन करा दूँ और बच्चे लोग रट करके अपनी कॉपी पूरा करके चल जाएँ, वो मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाऊँ और उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके बच्चे लोग मुझे सॉल्यूशन दिखाएँ और एग्जाम में टॉप मार करके दिखाएँ। तो चलो थोड़ा सा मेहनत करो, मैं देखता हूँ कौन कौन बच्चे सही आंसर बनाता है। मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका जो सही आंसर होगा, जो हाइट ऑफ पेडेस्टल होगा कितना होगा। ये नहीं कि बुक से देख करके बता दिया, खुद से सॉल्व करना, भले गलत हो तो कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पे समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके पूछना, टेलीग्राम के थ्रू पूछना, सारी लिंक मैंने दे दिया है। लेकिन खुद से एक बार कोशिश जरूर करो इस क्वेश्चन को, क्योंकि सेम टू सेम 7th वाला ही है। अगर नया रहता तो मैं जरूर बता देता। चलो जो 9th क्वेश्चन है फिलहाल उसे बताता हूँ।
सो 9th वाले क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, यानी कि एक टावर के अपन फुट से, टावर के पैर से अगर बिल्डिंग के ऊपर देखते हैं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। और अगर अपन बिल्डिंग के फुट से, बिल्डिंग के नीचे से जब हम लोग टावर के ऊपर में देख रहे हैं तो वहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, अगर टावर 50 मीटर लंबा है हमारा, तो फाइंड दी हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो बताइए बिल्डिंग की जो हाइट होगी वो कितनी होगी। तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप से क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन आता भी है। चलो कॉपी में समझा दूँ। तो देखो इसके लिए सबसे पहले तो तुम एक बिल्डिंग बना लो और एक टावर बना लो। बिल्डिंग हमारा नाम हमने AB दे दिया है, टावर जो उसका नाम हमने CD दे दिया है, जिसकी लेंथ अपने को 50 मीटर क्वेश्चन में ही दे दी गई है। अब सबसे पहला तो यहाँ पर आप लोग एक काम करो कि जो हमें एंगल दिया वो बनाओ। तो हमसे बोला था कि टावर के बॉटम से, टावर के फुट से जब बिल्डिंग के ऊपर देखा जाता है तो 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ से मैं ऐसे जब एंगल बनाऊंगा तो ये जो एंगल होगा वो मेरा 30 डिग्री का एंगल होगा। और जब हम लोग बिल्डिंग के फुट से टावर के ऊपर देखते हैं, यानी जब मैं इसको ऐसे मिलाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो मेरा 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास डायग्राम बनेगा। अब इसमें बहुत सारे बच्चे ये भी कंफ्यूज रहते हैं कि सर आपने तो यहाँ पर फटाक से छोटा वाला साइड जो बिल्डिंग उसे छोटा बना दिया और टावर को बड़ा बना दिया, लेकिन क्वेश्चन में तो कहीं पे दिया नहीं था कि टावर, बिल्डिंग छोटा और टावर बड़ा है। तो वो आपको कैसे पता चला? तो उस ये यहाँ से पता चला बच्चा लोग, बहुत आसानी से कॉन्सेप्ट। ये देखो जो हमारा एंगल बन रहा है, हमारा इस वाले पॉइंट से यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो इस पॉइंट से जब हमारा एंगल 30 डिग्री बन रहा है, यानी कि कम एंगल बन रहा है, यानी कि मुझे मुंडी थोड़ा सा, मान लो जब मेरे को यहाँ से यहाँ देखना रहेगा एंगल बनाने के लिए, तो मेरे को मुंडी ज़्यादा उठाना नहीं पड़ेगा, तभी तो 30 डिग्री बन रहा है। लेकिन यहाँ से जब मुझे बहुत ऊपर देखना पड़ेगा, तब उस कंडीशन में मेरे को मुंडी बहुत उठाना पड़ेगा और मेरा जो एंगल बनेगा सर का वो 60 डिग्री का बनेगा, सिंपल लैंग्वेज में। तो जितना ज़्यादा एंगल बन रहा है उतना ही ऊपर अपने को देखना पड़ता है, यानी कि उतना ही सामने वाला जो बिल्डिंग या टावर जो भी है वो सामने वाला उतना ही ज़्यादा लंबा है। तो अगर यहाँ से हमारा 60 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसका मतलब ये चीज़ लंबा था, और यहाँ से अगर ये 30 डिग्री का बन रहा है तो इसका मतलब ये चीज़ छोटा था। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे बच्चे लोग विद्वान बच्चे होते हैं ना, थोड़ा सा उनके दिमाग में ये सब कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है उनको। मैं खिंचाई नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ खिंचाई कर रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट जब समझ में आता है तो उनको क्वेश्चन बहुत ईजी लगने लगते हैं। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, रटना किसी भी चीज़ को नहीं आपको। तो अब यहाँ पर अपन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करो, सिंपली हमारा परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तुम यहाँ से ये बेस निकाल लो। जब बेस निकाल लोगे परपेंडिकुलर से तो फिर इस बेस का यूज़ करके ये वाला परपेंडिकुलर निकाल लेना है, तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। और मैं परपेंडिकुलर बेस का ही यूज़ क्यों करता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ईजी होता है सॉल्व करने के लिए। 10 वाला जो है ना सबसे ज़्यादा ईजी पड़ता है हमको सॉल्व करना। सॉरी बच्चों, अचानक से कॉल आ गया था। मैं क्या बता रहा था यार तुम लोग को, कहाँ पढ़ा रहा था बताओ ना, कॉल आता है तो मैं भुला जाता हूँ। मैं ये बता रहा था ना, हाँ मैं ये बता रहा था कि tan थीटा यूज़ करने से ज़्यादा इजी पड़ेगा अपने को, तो हम लोग 10 का यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले ये जो BCD वाला जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसका यूज़ करेंगे। तो इन राइट ट्रायंगल BCD के अंदर अपन लगा देते हैं अपन डायरेक्ट 10, एक सेकंड ना, हाँ यहाँ पर हमारे पास ये 60 डिग्री का बन रहा था ना, तो हम लोग BCD के अंदर 10 60 डिग्री लगा देते हैं। तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस हो जाएगा, जो कि हमारे पास है CD डिवाइड बाई में BD, ठीक है। तो हमारे पास 10 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, इक्वल को साइड में CD का वैल्यू हमारे पास 50 दिया ही हुआ है, डिवाइड बाई में BD हो जाएगा, जिसका लेंथ अपने को चाहिए। BD को इधर ले आओ, √3 को इधर ले आओ, तो BD का जो लेंथ है वो 50 डिवाइड बाई में √3 निकल करके आ जाएगा। ये वाला जो है ना, ये हमारा 50 डिवाइड में √3 निकल करके आया है। अब अपने को ये लेंथ चाहिए, तो वहाँ यहीं से अपना बोल भी लेंथ निकल करके आ जाएगा। फिर से हम लोग वही 10 वाला यूज़ करेंगे। तो इन राइट ट्रायंगल ABD, तो ABD के अंदर हमारे पास tan 30 लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमारा tan 30 एंगल बना हुआ है। तो tan 30 इक्वल टू हमारे पास वही चीज़ हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि AB डिवाइड बाई में बेस यानी कि BD। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1 बाई में √3, तो यहाँ पर 1 बाई में √3 कर लेते हैं, इक्वल को उस साइड में AB हो जाएगा, जिसका लेंथ चाहिए अपने को, डिवाइड बाई में BD जो है वो हो जाएगा 50 डिवाइड बाई में हमारा √3। तो जब देखो हम लोग इसको डायरेक्ट में करें तो ट्रांसफर करता हूँ, तो जो मेरा न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चल जाएगा, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में हो जाएगा, ये होगा ना यहाँ पर, नहीं उल्टा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहले इसको मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, पहले इसको मैं ऊपर ले आता हूँ, नहीं तो बच्चे लोग इसमें कंफ्यूज जाएंगे अगर मैं डायरेक्ट इसको ट्रांसफर करूँगा। तो देखो ये AB है, AB के नीचे एक 1 छुपा ही हुआ है, ये जब हम लोग डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, यानी कि √3 ऊपर हो जाएगा और 50 जो है हमारा नीचे आ जाएगा। और जब मैं इसको इधर ट्रांसफर करूँगा तो मेरा √3 नीचे ही में रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं किया, तो डायरेक्ट मैं √3 को नीचे रख देता ना, तो बच्चा लोग कन्फ्यूज आ जाते हैं। तो यहाँ से मैं इसको लिखूँगा कि हमारे पास ये 1
डिवाइड बाई में जो √3 है और ये इधर से आकर के 50 डिवाइड बाई में √3 हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में हमारे पास ए बी निकल करके आ जाएगा। √3 और √3 हमारा मिल जाएंगे, तो ए बी का जो वैल्यू है वो 50 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। और जब तुम सॉल्व करोगे तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, तो हमारे पास कितना निकल करके आ जाएगा, ये 16 के टेबल से हो जाएगा हमारा 16 3 जा 48 और 2, हाँ तो 16 एंड 2 बाई में हमारा 3 आ जाएगा, क्योंकि 16 3 जा 48 और 2 ऐड करो तो 50 होता है। अगर तुमको ये कन्वर्ट करना नहीं आता तो उसका भी जल्दी से मैं शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ। सिंपली क्या किया करो, डिवाइड किया करो बच्चों की तरह ऐसे, तो ये हमारा 3 का टेबल में 3 1 जा 3 हो जाएगा, 2 बचेगा, 0 उतरेगा, फिर 3 के टेबल में 6 टाइम पे 18 आ जाएगा, फिर हमारे पास 2 बचेगा। अब जो भी नंबर आए हैं ना, इसमें बच्चे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि किस नंबर को कहाँ पर लिखा जाए, तो इसको सिंपली एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा दिया जाता है। ये मेरा ट्रिक है, जो घड़ी है उसकी उल्टी दिशा में घुमा दो, तो देखो 2 नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इसलिए मैंने 2 को ऊपर लिखा है, डिवाइड का साइन पहले बनाओ और 2 को ऊपर में लिख दो। फिर 16 जो है वो ऊपर से लेफ्ट साइड में आ रहा है, इसलिए हमने लेफ्ट साइड में 16 को लिखा है, और जो 3 है ये लेफ्ट से नीचे जा रहा है, तो नीचे में 3 लिखा है। तो ये भी एक तरीका होता है, अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, तो ये तरीका यूज़ कर सकते हो। तो तुम्हारा ए बी यानी कि जो बिल्डिंग था उसका लेंथ होगा 16 एंड 2 बाई 3 मीटर। चलो क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट। अब बनाते हैं 10th वाला क्वेश्चन। सो 10th वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ रोड, यानी कि एक रोड है जिसके दोनों साइड में 2 पोल्स हैं और दोनों की जो हाइट है वो इक्वल है, विच इज़ 80 मीटर वाइड, और जो रोड है ना वो 80 मीटर चौड़ा है। तो फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन, कहाँ गया, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली, यानी कि उस रोड में ही है ना, मान लो यहाँ पर एक पोल है, यहाँ पर एक पोल है, बीच में रोड है, तो उस रोड में कोई एक पॉइंट है, वहाँ से जब हम लोग दोनों पोल्स के ऊपर में देखते हैं तो उस पॉइंट से एक पोल में 30 डिग्री का एंगल बनता है और दूसरे में 60 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, इस तरीके से बोल रहा है। तो अब ये मैं सोचना कि सर दोनों पोल बराबर है तो अलग अलग एंगल कैसे बन रहा है, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस है ना तो बीचों बीच में पॉइंट नहीं है, किसी अलग जगह में है। तो जब दूर में रहेगा, जिस पोल से वो दूर में पॉइंट होगा वहाँ पर हमारे पास 30 डिग्री का एंगल बनेगा, और जिससे वो पास में रहेगा वहाँ पर वो 60 डिग्री का एंगल बनेगा। अभी डायग्राम के थ्रू भी समझा दूंगा इस चीज़ को मैं। ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, यानी कि आपको पहले तो हाइट बताना है पोल्स का कितना होगा, तो दोनों का हाइट तो सेम टू सेम है, कुछ अलग करना नहीं है, और वो जो पॉइंट है उससे दोनों पोल्स की जो दूरी है, अलग अलग जो दूरी है वो भी बताना है। तो चलो मैं कॉपी में समझाऊँ इसे तुम्हें। तो देखो इसका मैंने आधा डायग्राम बना लिया है। हमारे पास सबसे पहले तो मैंने 2 पोल बनाए, एक का नाम ए बी है, एक का नाम सी डी है, दोनों बराबर हैं। ठीक है, दोनों की हाइट बराबर है। इनके बीच में एक रोड है, ये जो बी डी दिख रहा है ना तुमको, ये रोड है जो कि 80 मीटर का है। अब कहीं पर एक पॉइंट ई है इस रोड के बीच में ही, और उससे जब हम लोग एंगल बनाते हैं पोल्स के ऊपर तो दोनों में अलग अलग एंगल बनता है। जैसे देखो मान लो यहाँ पर ये एंगल बना और दूसरा वाला ये इस तरीके से एंगल बनेगा। ठीक है, तो तुम लोग साफ साफ देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ये बड़ा एंगल बन रहा है ना, थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है तुम लोगों को। ठीक है, तो ये हमारा कितना होगा, 60 डिग्री का होगा, और जब दूर से हम लोग किसी पॉइंट को देखते हैं तो छोटा एंगल बनता है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पोल से ये जो दूरी है वो ज़्यादा है और इधर की जो दूरी है वो कम है। टोटल हमारे पास बताया गया था कि टोटल जो है वो 80 मीटर का है। तो सबसे पहले तो तुम एक काम करो कि नाम में अगर कंफ्यूज नहीं होना चाहते हो तो यहाँ पर XYZ बना करके इसको सॉल्व करो, क्योंकि डायरेक्टली ये नहीं बनने वाला, क्योंकि अपने को टोटल लेंथ दे दिया। अगर किसी भी एक चीज़ का लेंथ दिया रहता, या तो एक पोल का दे देता, या तो यहाँ से यहाँ तक का दे देता, तो हम लोग ईजिली बना पाते हैं। लेकिन अब अपने को तो भैया पूरा लेंथ दिया हुआ है, तो उसके लिए क्या करो कि किसी को भी एक को x मान लो। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे, मान लेते हैं लेट जो DE है वो हमारा कितना है, वो x है। ठीक है, यानी कि D से E तक की जो दूरी है, इस वाले पोल से इस पॉइंट की जो दूरी है वो x मीटर है, और उसी तरीके से जो BE होगा वो कितना होगा। तो देखो टोटल हमारा 80 है, यहाँ से यहाँ तक x है, तो अगर मैं टोटल 80 में से इस x को माइनस कर दूंगा तो मेरा BE निकल करके आ जाएगा। तो इसलिए जो BE होगा हमारा वो हो जाएगा 80 और माइनस में x, यानी कि टोटल में से x को माइनस करेंगे तो BE का वैल्यू निकलेगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये वाला 80 माइनस x हो जाएगा। ओके बच्चा लोग, अब यहीं से तुम लोग को इसको कंप्लीट करना है। तो कैसे कंप्लीट करेंगे, चलो मैं समझाता हूँ। सबसे पहले तो तुम लोग देखो, यहाँ पर हमारे पास बेस है और अपने को परपेंडिकुलर निकालना है। तो बेस और परपेंडिकुलर किसमें होता है, 10 में होता है, तो तुम लोग 10 का ही यूज़ करने वाले हो। सबसे पहले मैं इस वाले ट्रायंगल में यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर इन ट्रायंगल, या फिर राइट ट्रायंगल जरूर लिखो तुम लोग, मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ बार बार, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर तो तुमको समझाना है, लेकिन एग्जाम में जब बोर्ड में बनाओगे एग्जाम में ना तो अच्छे से लिखना राइट ट्रायंगल वगैरह सब। तो इन राइट ट्रायंगल CDE हम लेंगे 10 30 का, क्योंकि हमको यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल दिख रहा है। तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी कि CD, और डिवाइड बाई में बेस यानी कि हमारा DE। एक काम करते हैं, ये जो CD और DE AB है ना, ये दोनों तो बराबर ही चीज़ें हैं, है ना, दोनों हमारे इक्वल पोल्स हैं। तो दोनों का जो हमारा हाइट है उसको आप लोग h मान लो, दोनों का जो हाइट है उसको आप लोग सिंपली h मीटर मान लो। ये भी h है और ये भी h मीटर है। ठीक है, जो हाइट है।
तो उससे फायदा क्या होगा कि हमको बार बार लंबी चीज़ें नहीं लिखनी पड़ेगी। जब हमने इसको x मान लिया है तो इसको भी कुछ ना कुछ मान लेते हैं, y भी मान सकते हो, लेकिन हाइट को h लिखा जाता है ज़्यादातर ना, इसलिए मैंने h लिख दिया है ताकि बच्चे कन्फ्यूज ना हो। तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ठीक है, CD का वैल्यू अपने पास कितना है तो उसको अपने h मान लिया है, और DE जो है ये यहाँ से यहाँ तक उसको हमने x मान लिया है। तो यहाँ से तुम क्या करो, इसको h के फॉर्म में निकालो, क्योंकि अपने को h की वैल्यू चाहिए ना, तो x को इधर ले आओ तो तुम्हारा x/√3 हो जाएगा h का वैल्यू, यानी कि h इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से x/√3। x/√3 इक्वल टू h लिखो या h इक्वल टू x/√3 लिखो, दोनों बतिया एक ही होता है। तो ये तुम्हारा एक इक्वेशन बनेगा, और इस टाइप से क्वेश्चन को इक्वेशन बना करके ही बनाना पड़ता है। उसी तरीके से तुम दूसरे वाले ट्रायंगल में आओगे तो हमारे पास इन राइट ट्रायंगल, चलो इस बार राइट लिख ही देता हूँ, हमारा ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी और ई है। तो राइट ट्रायंगल ए बी ई के अंदर इस बार अपन tan 60 डिग्री लेंगे, और यहाँ पर हमारे पास ए बी और डिवाइड में हमारे पास बी ई होकर के आ रहा है। ठीक है, ए बी डिवाइड बाई बी ई, ये देखो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो इस बार tan 60 का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं √3 होता है, लेकिन हमारे पास जो ए बी है वो तो h ही है, ए बी और सी डी दोनों h थे, और बी ई जो है उसको हमने क्या लिया था, AT - x लिया था। तो यहाँ से अब देखो ये इजीली बनेगा, ये तुम्हारे इधर ट्रांसफर कर दो तो AT और ये माइनस में x जो है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना, तो मैं डायरेक्ट इसको ऐसे लिखता हूँ, √3 मल्टीप्लाई में AT - x जो है वही वैल्यू है h का। तो यहाँ से भी h का वैल्यू निकल करके आ रहा है, और यहाँ पर भी h का वैल्यू निकल करके आ रहा है, दोनों जगह h का वैल्यू निकल करके आ रहे हैं, यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो 1 और 2 से अगर हमारा h और h दोनों में है, इसका मतलब ये जो x बाई में √3 और ये वाला जो पार्ट है वो बराबर है, तो x डिवाइड बाई में जो √3 है वो इक्वल है √3 और ब्रैकेट में AT - x के। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले तो इस √3 को यहाँ पर भेज देता हूँ मैं, तो ये इधर जाकर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 3 बन जाएगा, और ब्रैकेट में हमारे पास AT माइनस में ये x हो जाएगा। ठीक है, समझ में ना, ये 3 कहाँ से आया, ये √3 को मैंने इधर ट्रांसफर किया और दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 8 3 जा 24 यानी कि 240 और माइनस में 3x। अब इस 3x इधर ले आओ तो तुम्हारे पास ये 3x इधर आकर के प्लस में x हो जाएगा, है ना, ये माइनस इधर आकर प्लस होगा, तो 3x प्लस वाला और ये प्लस वाला x मिल करके 4x बना लेंगे। तो 4x की वैल्यू आ गई 240, सो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 240 डिवाइड बाई में 4, यानी कि ये निकल करके आ जाएगा तुम्हारा कितना, 4 6 24 यानी कि 60 निकल करके आ गया। तो x का जो वैल्यू है बच्चा लोग, x इक्वल टू निकल करके आ गया 60 डिग्री, यानी कि 60 मीटर। ठीक है, डिग्री नहीं मीटर। तो यहाँ पर जो हमारा दूरी था d से लेकर के e तक की जो दूरी थी वो मेरी 60 मीटर हो गई, तो टोटल 80 था, तो ये वाला दूरी हमारा 20 मीटर होगा। तो बस अब ये जो हमको पॉइंट मिल गया है, हम इसी पॉइंट का यूज़ करके हम लोग h का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम लोग h का वैल्यू देखो डायरेक्ट यहीं से निकाल लेंगे, हम लोग को x का वैल्यू मिल गया है ना, तो इसी में से मैं निकाल लूँगा। तो मैं पहले लिख लेता हूँ कि x इक्वल टू 60 इन इक्वेशन नंबर 1। अब मेरे को डायरेक्ट यहाँ पर अब देखो दो तरीके से निकाल सकता हूँ, या तो मैं इस इक्वेशन का यूज़ करके निकाल सकता हूँ क्योंकि मुझे इक्वेशन पहले से बना हुआ है, या तो फिर मैं डिटेल में इसको लिखूंगा कि tan 30 का वैल्यू इतना होता है, फिर मैं बेस और हाइट लूँगा तो उसमें टाइम बर्बाद होगा। मेरा पहले से इक्वेशन बना हुआ है तो मैं इक्वेशन से निकाल लेता हूँ। तो h इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 60 डिवाइड बाई में √3, और नीचे में √3 है, तुमको पता है ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज करना होगा, तो नीचे में 3 आ जाएगा, ऊपर 60 √3 रहेगा, तो 3 का टेबल में 20 टाइम पे हमारा 60 आ जाता है, तो जो हाइट है वो हमारा 20 √3 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो पोल की हाइट है ना, पोल्स की जो हाइट थी h जो था उसका वो कितना हो गया, वो 20 √3 मीटर हो गया, ये पहला आंसर। उसके बाद जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P से जो दूरी होगा वो फर्स्ट वाले पोल का, या फिर मान लो CD का जो होगा वो कितना होगा, वो 60 मीटर होगा, जैसे कि हमने उसको x माना था। और जो हमारे पास AB जो है, AB से उसकी दूरी कितनी होगी, तो टोटल 80 था, 80 में से 60 माइनस कर दो तो 20 मीटर निकल करके आ जाएगा जो डिस्टेंस है। देखो यहाँ पर ये हमारे पास जो BE था ये क्या था, इस पॉइंट से इस वाले पोल की दूरी थी, तो हम लोग यहाँ पर 80 - x कर देंगे, तो 80 में 60 माइनस करेंगे तो हमारा 20 मीटर ये होगा और ये 60 मीटर होगा, टोटल मिला करके 80 मीटर। तो इस तरीके से तुम्हारे तीनों के तीनों आंसर कंप्लीट हो जाएंगे और क्वेश्चन में जो 10 है वो भी आसानी से पूरा हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आया है बच्चा लोग सच्ची मुच्ची में समझ में, तो जल्दी से मुझे आप लोग कमेंट करके ही बताओ, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करो। चलो जो अगला क्वेश्चन है फिलहाल हम उसे बना लेते हैं। सो 11th वाले क्वेश्चन में से बोला जा रहा है कि अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल, यानी कि एक कैनल के बगल में एक टीवी का टावर लगा हुआ है वर्टिकली, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो, साफ सब दिख रहा है आप लोगों को डायग्राम में। अब इसमें बोल रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, यानी कि इस बैंक के, यानी कि जहाँ पर वो हमारा बैंक है उसके बगल में सिंपली आप डायग्राम में देख सकते हो कि इस टावर के बगल से, इस पॉइंट C से हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है
वो 60 डिग्री का बन रहा है। और इससे थोड़े दूर जाने पर फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे from this point on a line joining to the point of the foot of the tower the angle of elevation of the top at the tower is 30 डिग्री। यानी कि इसी पॉइंट से सीधा आगे जाइए इस फुट के सिधाई में ऐसे बढ़ते हुए इस पॉइंट से 20 मीटर दूर पर, और यहाँ से जब आप टावर के टॉप को देखिएगा तो उस कंडीशन में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। तो बताइए कि जो टावर की हाइट है और जो कैनल की विड्थ है वो कितनी है। तो चलो जल्दी से पता कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले तो डायग्राम समझ लो जल्दी से। ये हमारा टावर है, जैसे कि तुमने बुक में भी देख ही लिया, ए बी जो है, तो इसका मैंने नाम रख दिया है एच, यानी कि जो इसकी हाइट हम लोग को निकालनी है उसको हम लोग एच मान लेते हैं। उसके बाद टावर के बीच से हमारा एक कैनल गुजर रहा है, यहाँ पर एक कैनल बना हुआ है, और कैनल के अपोजिट साइड में, कैनल के बगल में है ना, जिसे इस तरफ ये कैनल है, यहाँ पर हमारा टावर है, और उसके जस्ट अपोजिट में यानी इधर वाले में बैंक का मतलब होता है बगल का पार्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं ना रिवर बैंक, रिवर का बैंक यानी रिवर के अगल बगल में। तो यहाँ पर जो पॉइंट सी है इससे जब हम लोग देख रहे हैं तो 60 डिग्री एंगल बन रहा है, और यहाँ उस 60 डिग्री से जब थोड़ा सा आगे जा रहे हैं 20 मीटर दूर जा रहे हैं, और यहाँ से जब देख रहे हैं तो 30 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। ठीक है, अपने को ये कैनल का भी लेंथ बताना है, इसके भी जो विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई है वो भी बताना है। तो इसको थोड़ी देर के लिए अपन x मान लेते हैं। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है वो x है। अब अपने को पता है कि अपने को परपेंडिकुलर की जरूरत है और बेस की जरूरत है, तो बस tan वाले का यूज़ कर लो। तो डायरेक्ट लिखता हूँ मैं इन राइट ट्रायंगल या फिर इन ट्रायंगल ABC के अंदर, वैसे तो ये राइट ट्रायंगल ही जैसे तुमको दिख ही रहा है यहाँ, क्योंकि हमको बोला ही था वर्टिकली ये सीधा हमारा टावर है। तो राइट ट्रायंगल ABC के अंदर हम लोग लगाएंगे यहाँ से tan 60 डिग्री। tan 60 क्या होता है, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस होता है, तो हमारा AB डिवाइड बाई में BC हो जाएगा। tan 60 का वैल्यू √3 हो जाएगा, AB का वैल्यू h हो गया, डिवाइड बाई BC हमने x मान लिया है। इसको अब अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से x के वैल्यू निकालूँ या h का निकाल लूँ। x से निकाल लेता हूँ, इस √3 को इधर भेज देता हूँ, तो x इधर आ जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा h, और ये √3 इधर आकर के डिवाइड में √3 बन जाएगा। तो ये तुम्हारा पहला इक्वेशन बनेगा यहाँ से। अब तुम लोग क्या करो, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है कंप्लीट, जहाँ 30 डिग्री वाला एंगल बन रहा है उसका भी यूज़ कर लो। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD के अंदर अपन लगाएंगे tan 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री का वहाँ पर एंगल बना है, तो ये भी हमारा AB होगा, और डिवाइड बाई में इस बार BD हो जाएगा, बेस हमारा क्योंकि BD हो गया है। तो tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। AB का वैल्यू हमने h ले लिया है, और डिवाइड बाई में BD कितना है भैया, तो BD दो पार्ट से मिलकर बना है, एक तो ये 20 और एक ये x है ना, ये DC और ये CB मिल करके हमारा कंप्लीट BD बना रहे हैं। तो हम लोग BD के बदले में 20 + x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको 20 + x। ठीक है, तो अब यहाँ से अपने को जब वैल्यू निकालना है तो एक बार तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, पहले इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 20 + x लेफ्ट में, इक्वल के उस साइड में हमारा h हो जाएगा, और √3 उतर जाएगा मल्टीप्लाई में। अब हम लोग को x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ x है तो हम लोग 20 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो इधर ये प्लस में उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा। तो x = h √3, या फिर √3h भी लिख सकते हो तुम लोग, और फिर माइनस में हमारे पास ये 20 इधर प्लस वाला जाकर के माइनस हो गया। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 को मैं बक्से में क्लोज कर देता हूँ, ताकि टीचर जब चेक करें तो उनको अच्छे समझ में आए। तुम लोग भी एग्जाम में ऐसे ही किया करो कि जो भी चीज़ तुम लोग जरूरी चीज़ निकालते हो ना, उसको बक्से में जरूर क्लोज कर दिया करो। तो यहाँ दोनों में x की वैल्यू निकल कर क्या आ गई है ना, तो लेफ्ट पार्ट अगर इक्वल है तो राइट वाला पार्ट भी इक्वल होगा। तो बस लिख दो तुम लोग डायरेक्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2। तो 1 and 2 से क्या पता चल रहा है कि h डिवाइड बाई √3 जो इक्वेशन 1 में है वो इक्वल है h √3 माइनस में 20 के साथ। अब यहाँ पर से हम लोग को जब इसका वैल्यू निकालना है तो सबसे आसान तरीका मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट √3 को अगर उधर ट्रांसफर कर दूँ तो हो जाएगा क्या, √3 को ट्रांसफर करूँ तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं, मैं कुछ शॉर्टकट रुको, दिमाग को शॉर्टकट तरीका सोचता हूँ पहले। चलो यहाँ पर दिमाग ज़्यादा काम नहीं कर रहा है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं, तो डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई ही कर देता हूँ। तो h = हो जाएगा तुम्हारा √3 से मल्टीप्लाई होगा, या फिर चलो एक बार मैं भेज के दिखा देता हूँ, इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो कई बच्चे फिर कंफ्यूज जाएंगे, सर ने डायरेक्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो ये √3 का इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इस 20 से भी होगा, बस यही मैं बताना चाह रहा हूँ। तो h = तुम्हारे पास हो जाएगा ये 3h, ठीक है ना, √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 बना लेगा, और ये h से मल्टीप्लाई होगा 3h हो जाएगा, और माइनस में तुम्हारे पास ये 20 का भी √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 √3 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इस 3h को इधर ले आता हूँ, या फिर 20 को इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, जिधर जिसको ले जाना चाहो। तो मान लो मैं 3h को अगर इधर लेकर के आऊँगा तो इधर प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो h - 3h = माइनस का 2h हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में हमारे पास माइनस का 20 √3 है, माइनस से पहले तो माइनस को कैंसिल कर लो, h = हो जाएगा 20 √3 और डिवाइड बाई में हमारा 2 हो जाएगा, तो 2 से 10 टाइम पे हमारा 20 कट होगा, तो h की जो वैल्यू है वो निकल करके आ जाएगी 10 और √3, और ये सब मीटर में निकलेगा, क्योंकि हमारा जो लेंथ होता है वो मीटर में नॉर्मल में लिखते हैं, और वहाँ पर दिया भी था डिस्टेंस मीटर में, तो ये मीटर में आएगा। तो हमारा जो हाइट ऑफ टावर है वो 10 √3 है। अब इस h का यूज़ करके अपन x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलो जल्दी से, ये तुम्हारा मैं छोटा सा होमवर्क दे करके जाता हूँ कि हमारा जो x का वैल्यू है, यानी कि जो विड्थ ऑफ कैनल है वो कितना है, x = कितना, ये जल्दी से तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ। और उसके लिए तुम लोग को ज़्यादा लंबा चौड़ा सॉल्व नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर बस वैल्यू पुट करनी इक्वेशन 1 में h का वैल्यू, तो x का वैल्यू तुरंत निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये 11th नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब बनाते हैं 12th नंबर का क्वेश्चन।
सो 12th वाला थोड़ा सा नया टाइप से क्वेश्चन है, बस इसका डायग्राम समझ जाना, बहुत इजी लगेगा ये भी क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर का बिल्डिंग है जिसकी हाइट से, जिसकी टॉप से जब हम लोग क्या देखते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हैं ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री, यानी कि बिल्डिंग के ऊपर से जब टावर के ऊपर देखा जा रहा है, तो टावर यानी कि लंबा सा है, तो हमारा जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, और बिल्डिंग के ऊपर से ही टावर के जब फुट में जब हम लोग देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, नीचे बनेगा वो, तो वो जो है वो 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो बताइए जो टावर की हाइट होगी वो कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन भले थोड़ा सा आपको नया टाइप से लग रहा होगा, लेकिन बहुत ईजी बनता है इस टाइप से क्वेश्चन, और बहुत मजेदार भी होते हैं। चलो कॉपी में समझाऊँ कैसे बनेगा। तो देखो सबसे पहले तो मैं इसको एकदम सिंप्लीफाई करता हूँ सबसे पहले डायग्राम के थ्रू, कि क्वेश्चन में एक्चुअली में बोला क्या गया है, तभी तुम लोग इस क्वेश्चन को बना पाओगे। क्वेश्चन बहुत आराम से बनता है, बस डायग्राम को समझना। हमसे बोल रहा है कि एक बिल्डिंग है, ये मैंने एक बिल्डिंग बनाया, इसके टॉप में तुम बैठ गए हो यहाँ पर। अब यहाँ से तुम क्या कर रहे हो, केबल टावर के टॉप को देख रहे हो। ये मैंने जो बनाया है ये केबल टावर है, ठीक है। इसके टॉप में जब देख रहे हैं ना, तो जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए ऊपर देखना पड़ता है, तो ऐसे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का। तो ये ध्यान रखना कि डायरेक्ट एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बनता है, ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ। पहले अपने को जहाँ से भी हम लोग देख रहे हैं वहाँ से एकदम सीधा लाइन बनाना पड़ता है इस तरीके से, और फिर हमारा जो एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। तो ये जो एंगल है ये हमारा 60 डिग्री का ऐसे बोला गया है, ठीक है। और फिर यहीं बैठे बैठे जब तुम टावर के बॉटम को देखते हो, इसके फुट को देखते हो, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो मैं इसको ऐसे मिला देता हूँ। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन की भी वही चीज़ होता है कि एक सीधी लाइन बनती है ऐसे, और यहाँ पर जो एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, जो नीचे की तरफ जा रहा है। और ये जो एंगल है ये 45 डिग्री का है, ऐसा बोला गया है। अब आपको बोल रहा है कि ये जो बिल्डिंग है इसकी जो हाइट है वो 7 मीटर है, तो बताइए जो केबल वाले टावर है इसकी हाइट कितनी होगी। तो इसको सॉल्व करने का देखो सबसे आसान तरीका ये बच्चा, कि यहाँ से यहाँ तक अगर 7 मीटर है, तो सबसे पहले तो ये समझ जाओ कि यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, 7 मीटर ही होगा, क्योंकि दोनों एकदम पैरेलल लाइन होते हैं आपस में, ठीक है। जो टावर हमारे बिल्डिंग बनता है, जो टावर होता है, इस टाइप से क्वेश्चंस में अगर लिखा नहीं है तो भी समझ जाना कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर 7 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 7 होगा। सबसे पहले मैं कुछ नाम दे देता हूँ ना, तो बिल्डिंग का नाम को मैं AB रख देता हूँ, और जो केबल टावर था उसका नाम मैं CD रख देता हूँ। बीच में जो यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट की जरूरत पड़ेगा, तो इसका नाम मैं फिलहाल E रख देता हूँ। ओके, तो जैसे कि मैं बताया कि ये 7 है तो ये भी 7 होगा। अब आपको ये वाला पार्ट निकालना, जब आप ये पार्ट निकाल लोगे, EC अगर निकाल लोगे तो 7 में उसको ऐड कर देना, तो तुम्हारा आंसर निकल कर क्या आ जाएगा। तो इस पार्ट को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए ये वाला पार्ट, ये पार्ट हम लोग को जरूरत पड़ेगा। और ये पार्ट हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कहाँ से निकाल सकते हैं, तो ये जो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है ना, हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ये वाला जो हमारा राइट ट्रायंगल दिख रहा है, तुम इसका यूज़ कर लो, चाहे तुम इसका यूज़ कर लो। कई बार टीचर लोग क्या करते हैं, देखो मैं समझा दे रहा हूँ, सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ ताकि तुम्हारा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पर अगर 45 बना है तो ये भी मेरा 45 डिग्री का होगा एंगल, उस तरीके से टीचर लोग बताते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि तुम ऐसे ही बनाओ, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी राइट एंगल ही बन रहा है। तो देखो टीचर क्या बोलते हैं कि बच्चा अगर तुमको ये वाला राइट ट्रायंगल को समझने में दिक्कत हो रहा है तो तुम क्या करो, ये 45 है तो ये भी 45 होगा हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन भी हमारा पैरेलल है। ओके, तो अब आप लोग ये ट्रायंगल का यूज़ कर लो। यहाँ पर हमारे पास ये हाइट हो गया, ये हमारा एंगल बना हुआ है। तुम क्या करो, ये बेस को निकाल लो। जब ये बेस निकालोगे तो उतना ही बड़ा ये भी होगा। लेकिन मैं अलग अलग काम क्यों करूँ, जब मैं साफ साफ देख रहा हूँ कि ये भी एक राइट ट्रायंगल बना हुआ है, तो मैं इसी एंगल का यानी इसी वाला ट्रायंगल का यूज़ करूँगा। तो मैं कुछ चीज़ें पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने कुछ बेसिक चीज़ें लिख ली हैं ताकि आपके टीचर को समझ में आ जाए, और तुम लोग भी जब एग्जाम में बनाओगे तो इसी तरीके से कुछ बेसिक चीज़ें लिख लेना ताकि टीचर समझ जाए कि बच्चे ने कहाँ से किस चीज़ का यूज़ किया है। तो हमने AB नाम का ये क्या नाम है बिल्डिंग बना दिया, CD नाम टावर जो मैंने उस टाइम बताया था आपको वो लिख दिया है, और ये भी बता दिया कि AB और CD भाई आपस में पैरेलल हैं। इस वजह से मेरा AB जो होगा और जो मेरा ED का जो लेंथ होगा, क्योंकि हमने एकदम सीधा परपेंडिकुलर लाइन बनाया यहाँ पर, तो ED और जो AB होगा ये दोनों बराबर होंगे, दोनों 7 मीटर का होगा। बस इतना कर लो। अब तुम लोग चाहे इस ट्रायंगल का यूज़ करो अकॉर्डिंग टू ये स्कूल टीचर, या तुम इस ट्रायंगल का यूज़ करो जैसे भी मैं बताने वाला हूँ, तुम्हारा आंसर सेम ही आएगा। तो मैं इस ट्रायंगल का यूज़ करूँगा, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इन राइट ट्रायंगल AED जो है वो राइट ट्रायंगल है, इसमें मैं लगाऊंगा यहाँ पर डायरेक्ट tan 45 डिग्री। tan 45 क्यों लगा रहा हूँ, tan का वैल्यू मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी देखो ये जो है ना, जहाँ पर भी एंगल बनता है इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है। तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया और ये वाला मेरा बेस हो गया। ये परपेंडिकुलर का यूज़ करूँगा तो ये बेस मेरा निकल जाएगा। तो बस इसीलिए मैं कर रहा हूँ। अच्छा टीचर ये चीज़ क्यों करते हैं पता है, इतना लंबा चौड़ा कि ये भी 45 का होगा, क्योंकि बच्चे लोग को इसमें समझने में कन्फ्यूजन होता है कि कौन परपेंडिकुलर और कौन बेस है, जबकि क्लास 10th का बच्चा बहुत आसानी समझ सकता है कि अगर यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बना है तो इसके अपोजिट वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर और इससे जो सटा हुआ साइड है वो बेस होगा। एकदम सिंपल, आपको इसका जरूरत है ही नहीं तो फिर ये वाला निकालो, फिर उसको इससे कनेक्ट करो, दिमाग खराब फालतू है, डायरेक्ट कर दो। tan 45 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि DE और डिवाइड में बेस यानी कि
कि ए ई, ठीक है। तो tan 45 इक्वल टू 1 होता है और हमारा डी ई हमारे पास 7 है, डिवाइड बाई में ए ई हो जाएगा। ए ई को मैं इधर ले आऊँगा तो ए ई इक्वल टू, और 1 को उधर ले जाऊँगा तो 7 डिवाइड बाई 1 यानी कि 7 ही आएगा। तो जो ए ई है ना ये भी मेरा 7 मीटर ही है, समझ में आ गया। तो ए ई का लेंथ निकल गया है। अब तुम लोग नॉर्मली एकदम आराम से सी का लेंथ निकाल सकते हो। तो नाउ अब दोबारा इन राइट ट्रायंगल ए सी ई, ठीक है। जो ए सी ऊपर में हमारा राइट ट्रायंगल बना हुआ है उसका यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर भी बेस और परपेंडिकुलर वाला यूज़ करूँगा मैं। इसका मतलब यहाँ पर मैं 10 का ही यूज़ करूँगा। तो tan 60 डिग्री इक्वल के उस साइड में हमारे पास आ जाएगा सी ई यानी कि परपेंडिकुलर, डिवाइड बाई में बेस यानी कि ई। तो यहाँ पर हमारे पास इसका वैल्यू कितना है, tan 60 का वैल्यू 1 डिवाइड बाई में हमारा √3 होता है। tan 60 नहीं यार, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, सॉरी tan 30 का वैल्यू 1 में √3 होता है। tan 60 यानी कि √3 इक्वल के उस साइड में हमारा सी का लेंथ अपने को पता नहीं है, डिवाइड बाई में ये हो जाएगा 7 को इधर ले आओ तो 7 √3 जो है वो वैल्यू हो जाएगा सी ई का। अब तुम लोग डायरेक्ट वहाँ पर से जो भी क्या बोलते हैं टावर की लेंथ है वो निकाल सकते हो, ठीक है। तो हाइट ऑफ टावर, लेंथ ऑफ टावर जो लिखना चाहो लिख लो, हाइट ऑफ टावर में लिख देता हूँ। और उसके लिए अपन कुछ नहीं, सिंपली से दोनों चीज़ों को ऐड करेंगे, यानी कि जो सी ई है उसमें अपन ऐड कर देंगे हमारे पास डी ई को, ठीक है। कौन सा सी ई देख लो, ये सी ई वाला पार्ट और ये डी ई वाला पार्ट, तो इन दोनों को ऐड करने से फिर आंसर आ जाएगा। सी ई हमारे पास 7 और रूट में 3 है, और डी ई हमारे पास 7 है। दोनों में से 7 कॉमन मिल रहा है तो 7 को कॉमन ले लो, बच जाएगा तुम्हारा √3 और प्लस में 1, और ये सब क्या में निकलेगा तो मीटर में निकलेगा, ध्यान रखना। तो ये भी जरूर लिखना करो एग्जाम में। तो इस तरीके से तुम्हारा हाइट ऑफ टावर निकल करके आ गया। तो सारे के सारे क्वेश्चन बच्चा लोग आपस में कनेक्टेड है। कोई बच्चा अगर 20 वीडियो देख रहा है, केवल क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन देखने आया है, क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन देखने आया है, तो उसको मैं जल्दी से बोलना चाहूँगा कि बच्चा स्टार्टिंग से अगर इस वाले वीडियो को देख लोगे ना तो इस चैप्टर में आपके लिए किसी भी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने एकदम शुरू से एकदम डिटेल में चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, हर चीज़ को तुम आराम से कनेक्ट कर सकते हो, इसलिए वीडियो को शुरू से जरूर देखना। जो 13th क्वेश्चन है मैं वो बताता हूँ। सो 13th वाले में बोला जा रहा कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाइट लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, यानी कि एक लाइट हाउस है, सिंपली समझो एकदम सी लेवल से है, यानी कि समुद्र के एकदम लेवल में वो लाइट हाउस बना हुआ है, उसकी हाइट 75 मीटर है। वहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, द एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहे हैं, यानी कि नीचे देख रहे हैं। डिप्रेशन बनी हम तो समझ लो नीचे देख रहे हैं। ऑफ 2 शिप, 2 शिप को देखा जा रहा है। एक शिप में 30 डिग्री का एंगल बना है और दूसरे वाले शिप पे 45 डिग्री का एंगल बना है। इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, यानी कि मान लो जैसे ये लाइट हाउस है तो यहाँ पर एक शिप है और एक शिप यहाँ पर है, लाइट हाउस के सेम साइड में है, और एक शिप के पीछे दूसरा शिप है, कुछ इस तरीके से, नहीं ऐसी कुछ डायग्राम बनेगा उसमें भी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि बिहाइंड द अदर सेम साइड ऑफ लेफ्ट, हाँ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप, तो दोनों शिप के बीच की दूरी बताना है। यानी कि एकदम यही क्वेश्चन को घुमा दिया है, बस पहले अपने को एंगल ऑफ एलिवेशन के नाम से देता था, इस बार एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, तो थोड़ा सा बच्चे हो सकता है कंफ्यूज हो जाए एंगल ऑफ डिप्रेशन में, तो मैं इसको अच्छे से एकदम एक्सप्लेन कर देता हूँ तुमको। तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ उसी तरीके से डायग्राम बनेगा जैसे हमें 9.12 वाला फिगर दिया हुआ है। एक लाइट हाउस है, ये जो है लाइन मैंने बनाया है ना, ये सी का लेवल है, सी लेवल, यानी कि इसी लेवल पे सारी चीज़ें होने वाली है, तो एकदम सीधी लाइन है, ओके। अब यहाँ पर हमारे पास इस लाइट हाउस के सेम साइड में, तो मैंने लेफ्ट में बनाया, आप राइट में बना सकते हो, सेम साइड में 2 शिप हैं और दोनों से जब हम लोग एंगल बना रहे हैं ना तो 45 डिग्री और 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो पास से जब अपन ऊपर देखते हैं तो ज़्यादा मुंडी उठाना पड़ता है, यानी कि यहाँ पर 45 डिग्री का बनेगा, और जितने दूर से देखते हैं उतने ही कम डिग्री का एंगल बनता है, तो 30 डिग्री। लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग को ये एंगल नहीं बोल रहा था, लेकिन बना यहीं पर है, टेंशन ना लो। तुम लोग सर अभी तो आप एंगल ऑफ एलिवेशन ना बना दिए, नीचे से ऊपर दिखा दिए, वो तो ऊपर से एंगल ऑफ डिप्रेशन बताया था क्वेश्चन में, और उसी में हम लोग कन्फ्यूज थे। तो मैं वो भी बता रहा हूँ कि मैंने इसको 30 और 45 क्यों लिखा है। आप लोग जब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाते हो तो कैसे बनाते हो, देखो यहाँ से हम लोग, ये लेवल है हमारा, ठीक है, यहाँ से हम लोग नीचे देख रहे हैं, तो हमारा 30 डिग्री किस में बनेगा, ये वाले पॉइंट पे हमारा जब ऐसे हम लोग देखेंगे तब हमारा 30 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। और 45 डिग्री कब बनेगा, जब हम लोग यहीं से ऐसे नीचे देखेंगे तो ये जो कंप्लीट एंगल बनेगा यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जो पार्ट बनेगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला पार्ट, बड़ा वाला, जो कि 45 डिग्री का बनेगा। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो लाइन होता है ना, एंगल ऑफ साइड जो होती है, लाइन ऑफ साइड जिसको बोलते हैं, और ये जो लाइन होता है ये पैरेलल होता है हमेशा, इज दैट क्लियर, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होता है। तो इस वजह से यहाँ पर हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। तो कभी भी जब एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बोला जा रहा है ना तो वहाँ पर भी हम लोग
एंगल ऑफ एलिवेशन ही यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को ईजी पड़ता है इस तरीके से ट्रायंगल देखना। तो यहाँ पर तुम लोग देखोगे तो ये जो हमारा लाइन है ये Z दिख रहा है तुमको, तो Z में यहाँ पर 30 डिग्री बना है, यानी कि यहाँ भी 30 डिग्री बनेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के नाम से जानते हैं हम लोग इसको। उस तरीके से यहाँ से ऐसे फिर ये वाली लाइन पे आकर के यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 45 बन रहा है। तो उसी तरीके से ये जो ऐसे आया है तो इसमें जो एंगल बनेगा यहाँ पर Z में वो 45 डिग्री का होगा। सिंपल, अब समझ में आ गया मैंने 30 और 45 क्यों लिखा था। तो भले एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है लेकिन आपको एंगल ऑफ एलिवेशन का यूज़ करना है ताकि आपका काम आसान हो जाए। तो यहाँ पर मैंने कुछ बेसिक चीज़ें लिख ली हैं। अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट मैं लिखता हूँ कि हमारे पास, आप लोग चाहो तो एग्जाम में डिटेल में लिख सकते हो, जैसे आपको बुक में दिया हो किसी तरीके से कि यहाँ पर आप कोई नाम दे दो इस पॉइंट का। मान लो इस पॉइंट का नाम मैंने ABCD यूज़ कर लिया ना, तो इस पॉइंट का नाम E कर दूंगा मैं। तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो अगर एग्जाम में आ जाए तो, कि ये जो है वो पैरेलल है हमारे BD का, यानी कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है BD के, इसलिए यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये EAD जो होगा, एंगल EAD वो इक्वल होगा हमारे इस एंगल के ADB के, एंगल AD और B के। और ये दोनों एंगल आपस में पैरेलल इक्वल क्यों हुए, पहले तो ये भी लिख देना कि 30 डिग्री होंगे दोनों, और क्यों हुए वो बता देना कि ये दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। मैं भी फिलहाल इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि जब मैं नोट्स बताऊंगा ना बच्चों को, जब मैं नोट्स फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पर बच्चे लोग अगर कोई वीडियो नहीं भी देखा होगा तो उनको समझ में आ जाएगा कि सर ने इसको 30 से इसको 30 कैसे बनाया है। ठीक है, और उसी तरीके से आपका ये भी 45 हो जाएगा। ओके, तो सिमिलरली शॉर्टकट में लिख देता हूँ मैं कि उसी तरीके से सिमिलरली जो हमारा एंगल ACB होगा वो 45 डिग्री का होगा। ठीक है, इसी रीज़न की वजह से यहाँ पर 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। तो अब अपन ट्रायंगल्स का यूज़ कर लेते हैं। जैसे हमारा टावर का जो हाइट है अपने को ये तो दिया हुआ था ना, कितना बताया था, 75 मीटर बताया था, तो ये 75 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अपन लिखेंगे ट्रायंगल ABC के अंदर, इन ट्रायंगल ABC में हमारे पास tan 45 डिग्री का फिर से वही मैं यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि वही चीज़ आ रहा है हमारे पास बार बार। ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये बेस है, अपने को तो इस हाइपोटेन्यूज से मतलब है नहीं, तो हम लोग 10 का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, जो बच्चा बीच से देख रहा होगा वो वीडियो को शुरू से देखना तो समझ में आ जाएगा 10 का यूज़ क्यों किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा AB परपेंडिकुलर डिवाइड में BC जो कि हमारा बेस है, तो tan 45 होता है 1, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ये 75 AB का वैल्यू डिवाइड में BC, इसको इधर ले आता हूँ। सो BC का जो लेंथ है वो निकल करके आ जाएगा हमारा 75 मीटर, यानी कि ये जो है ना ये भी हमारा 75 मीटर ही निकल करके आ गया। ठीक है, तो एक चीज़ निकल करके आ गया है। अब मैं टोटल लेंथ निकालूंगा और टोटल लेंथ में से मैं इस वाले को माइनस कर दूंगा, टोटल में से मैं इस वाले को माइनस कर दूंगा, तो मेरा ये जो DC है यानी कि C और D के बीच का जो डिस्टेंस है जो हमको निकालना था वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पर फिर से यूज़ करूँगा मैं ABD का, तो इन ट्रायंगल ABD के अंदर अपन लगा देते हैं tan 30 डिग्री का वैल्यू, और ये भी हमारा हो जाएगा AB डिवाइड बाई में BD। तो tan 30 कितना होता है हमारा 1 बाई में √3 होता है। एक और साइड में AB हमारे पास 75 और डिवाइड में BD की जगह में BD रहने, तो BD को उधर ले जाओ, √3 को उधर ले आओ, तो यहाँ से BD की जो लेंथ है वो निकल करके आ जाएगी 75 और √3 जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इतना मीटर जो है वो BD का लेंथ है। हमको निकालना क्या था, अपने को डिस्टेंस बिटवीन शिप निकालना था। ठीक है, हमको क्या निकालना था, डिस्टेंस बिटवीन शिप। ठीक है, यानी कि अपने को C एंड D के बीच का डिस्टेंस निकालना था जिसको अपन CD बोलते हैं। तो CD के लिए सिंपली अपन कंप्लीट BD में से BC वाले पार्ट को माइनस कर देंगे, जैसे मैंने डायग्राम में ही समझाया आपको। तो BD हमारा 75 √3 है, उसमें से माइनस हो जाएगा 75, तो बस यहाँ पर से 75 कॉमन ले लो, तो 75 कॉमन लेने के बाद √3 माइनस में 1 बच जाएगा और इतना ही मीटर जो है उनके बीच की दूरी है। खत्म क्वेश्चन। कितना आसान क्वेश्चन था। चलो मजा आ गया हो क्वेश्चन को, तो जल्दी से फटाफट लाइक कर दो इस वीडियो को और हम लोग बनाएंगे अगला वाला क्वेश्चन। 14th वाला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। इसमें बोल रही है, इस क्वेश्चन में तो बताया जा रहा है कि एक गर्ल है, इसीलिए बोल रही निकल के मुझसे, वो गर्ल की जो लेंथ है या हाइट है कह लो वो 1.2 मीटर है। यहाँ पर देखो एक बच्ची है, इसकी हाइट 1.2 मीटर है। स्पॉट अ बलून मूविंग विथ अ विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट द हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये क्या देखती है कि एक बलून जो है वो ग्राउंड की हाइट से कितनी ऊंचाई पर, तो 88.2 मीटर की ऊंचाई पर वो उड़ रहे हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। और जब उस समय वो देखती है ना, जिस समय वो बैलून वहाँ पर रहता है, वहाँ पर जो एंगल बनता है उसके आंखों से वो 60 डिग्री का एंगल बनता है। आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। थोड़ी देर बाद बलून थोड़ा आगे चला जाता है और जब बलून आगे चला जाएगा तो हमारा दूर से जब हम लोग देखेंगे तो एंगल छोटा बन जाएगा, तो एंगल जो है थोड़ी देर बाद 30 डिग्री हो गया है। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो उस समय पे वो बलून यहाँ से यहाँ तक
तक पहुँचने में कितना समय लगाया ये बताइए। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये ध्यान रखना है कि अपने पास इसकी हाइट भी है ना, इस बच्ची की, ये ग्राउंड से जो लेवल जो अपने को बताया ना 88.2 मीटर की ऊंचाई, वो ग्राउंड से नहीं बताया है, वो उस बच्ची के आंखों से बताया है। तो बच्ची का हाइट को भी हम लोग जोड़ेंगे तब ग्राउंड में आएगा। चलो कॉपी में समझाता हूँ डिटेल में। तो देखो इस कहानी में इस वाले क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है वो समझ लो। सबसे पहले अपने को बोला गया है कि ये जो बैलून था ना, यहाँ पर मान लो था बैलून, तो ये ग्राउंड लेवल से यानी कि इस वाले पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है, ये जो लड़की बच्ची थी उसके पैर का जो पॉइंट है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये टोटल 88.2 मीटर की दूरी पर था, ठीक है, 88.2 मीटर ये टोटल लेंथ है। उसके बाद अपने को बता दिया कि बच्ची की जो हाइट है यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हाइट है, ये वाला जो दूरी है, ये हमारे पास बोला है 1.2 मीटर है, यानी यहाँ से यहाँ भी 1.2 ही होगा, ये वाला पॉइंट भी 1.2 होगा और ये वाला जो पॉइंट है ये भी मेरा 1.2 ही होगा। बस यही इसका कॉन्सेप्ट है। अब तुम लोग के पास जो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला देखो ट्रायंगल बन रहा है ना, ABC नाम का ट्रायंगल मैंने बना दिया, दूसरा AED नाम का मैंने ट्रायंगल बना दिया, ये COD जो है वो हमारे बैलून्स हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका जो ट्रायंगल बना है तो आपको किसका हाइट चाहिए रहेगा। जब ट्रायंगल को आप सॉल्व करोगे तो आपको तो नीचे वाले की हाइट जरूरत है नहीं, क्योंकि ट्रायंगल तो हमारे ऊपर हवा में बन रहा है, तो ज़मीन का तो अपने को जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो कंप्लीट जो था ना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो था उसमें से इस वाले पार्ट को माइनस कर देंगे, 1.2 को माइनस कर देंगे, तो अपने को D से लेकर के E तक का जो दूरी है या C से लेकर के जो B तक का दूरी है, दोनों सेम ही दूरी है, वो जो डिस्टेंस है, वो जो हमारा लेंथ है वो पता चल जाएगा। तो वही काम करना, मेन यही इसका कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले वही काम कर लो आप लोग कि यहाँ पर आप लोग लिखो कि जो BC है और जो DE है वो बराबर है। ये चीज़ लिख लो कि BC जो है भैया वो DE के बराबर है, और दोनों का लेंथ निकालने के लिए हम लोग सिंपली 88.2 में से माइनस कर देंगे 1.2 को, ताकि हमारा जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का वो लेंथ निकल करके आ जाए। तो ये 2 में से 2 खत्म हो जाएगा, 8 में से 1 माइनस तो 87 आ जाएगा। तो 87 मीटर जो है ना वही इन ट्रायंगल्स की हाइट है। ये जो ट्रायंगल हमारे हैं ये 87 मीटर के हैं। बस खेल खत्म अब क्वेश्चन का, फटाफट तुम लोग बना लो जो जैसा रूल यूज़ करते हैं। सबसे पहले तुम लोग चाहो तो इस ट्रायंगल का भी यूज़ कर सकते हो या 60 वाले का यूज़ करो, जिसका यूज़ करना चाहो। तुमको करना क्या है, तुमको सिंपली ये जो AB है और ये जो हमारा AE है, ये दोनों साइड निकालना है। ये छोटे ट्रायंगल का AE निकालना है और बड़े ट्रायंगल का AB निकालना है। AB में से AE को माइनस करोगे तो ये जो BE हमारा है वो निकल जाएगा, और BE निकल जाएगा यानी कि CD निकल जाएगा। ये BE और CD सेम ही चीज़ें हैं, यानी कि B से E तक की दूरी और C से D तक की दूरी बराबर है। तो वो जो जितना डिस्टेंस कवर किया था ना D से C तक जाने में, वो अपने को पता चल जाएगा। बुझा के क्या करना है, अब हम लोग इसको फटाफट बनाते हैं। तो डायरेक्ट में लिखूंगा यहाँ पर इन राइट ट्रायंगल AED, ठीक है, AED। तो AED के अंदर हमारा 60 डिग्री बन रहा है। अपने को ये बेस की ज़रूरत है, अपने पास ये हाइट है तो बस वही 10 वाला ही लगाएंगे। तो 10 60 डिग्री इक्वल के उस साइड में हो जाएगा DE जो कि है परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस यानी कि AE, ठीक है। तो 10 60 हमारा कितना होता है, √3 होता है। DE हमारे पास 87 है, डिवाइड बाई में हमारे पास हो जाएगा AE का लेंथ जो अपने को निकालना है। AE को इधर ले आओ तो AE इक्वल टू हो जाएगा 87 डिवाइड बाई में √3 मीटर। ये पहला चीज़ तुम्हारा कंप्लीट हो गया, कितना आसानी से निकल गया। दूसरा चीज़ भी ऐसी फट से निकल जाएगा। ये 1030 का वैल्यू लगा करके ये जो हमारा है ना ये बड़ा वाला ट्रायंगल उसका यूज़ करेंगे। तो बड़े वाले ट्रायंगल का नाम क्या है, तो ABC है। तो इन ट्रायंगल ABC के अंदर वही चीज़ हमारा 1030 के साथ हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में हो जाएगा हमारा BC जो कि परपेंडिकुलर है डिवाइड बाई में AB जो कि हमारा बेस है। तो यहाँ 1030 कितना होता है, 1 बाई में √3 होता है। BC हमारे पास 87 यहाँ पर भी है, डिवाइड बाई में AB हो जाएगा। AB को इधर ले आओ, √3 को इधर ले जाओ, तो AB इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 87 मल्टीप्लाई √3 मीटर। ये निकल कर क्या गया, AB का लेंथ। अपने को तो निकालना क्या था, अपने को निकालना था CD, यानी कि CD निकालने के लिए अपने को BE निकालना है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कि हमारे पास जो BE है वो इक्वल है CD के, BE और CD इक्वल हैं, और इनका वैल्यू निकालने के लिए फिर अभी फ़िलहाल CD मत लिखो, बस फिलहाल ये लिखो कि मुझे BE अगर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, मैं कंप्लीट AB में से AE को माइनस कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा AB माइनस में AE, ठीक है। जब B निकल जाएगा तब लास्ट में लिखेंगे कि B इक्वल टू CD, तो फिर वहाँ पर से हमारा CD हो जाएगा। तो ये AB कितना हमारे पास 87 माइनस में 87 डिवाइड बाई में √3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इसका इधर हमारे पास। तो जाकर जब मल्टीप्लाई कर दूँ ना, या फिर मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कॉमन ले लेता हूँ ना, यहाँ भी 87 यहाँ भी 87 है, फालतू में टाइम बर्बाद होगा। हाँ 87 को कॉमन ले लो, तो 87 को अगर मैं कॉमन लूँगा तो हमारे पास बचेगा क्या, एक तो √3 बच जाएगा ये वाला, ठीक है, और माइनस में यहाँ पर हमारा 1 बच जाएगा, और डिवाइड बाई में √3 तो है ही पहले से, समझ में आ गया। हमने इससे भी 87 को बाहर ले लिया और इस वाले पार्ट से भी 87 को बाहर लिखा है। तो अब यहाँ पर हमने 87 निकाला तो 1 लिखना पड़ेगा ताकि 87 बन जाए, 87 हो जाए। अब इसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान है हमारे लिए, तो 87 को इधर ही रहने दो, √3 का √3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 बन
जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा ये वाला, और डिवाइड बाई में √3 उतर जाएगा। अब यहाँ से तुम्हारा ये बन जाएगा 87 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड बाई में √3, तो ये कितना होता है 7 × 14 का 4, कैरी हो गया हमारा 1, तो हो जाएगा कितना हो गया 4 8 जा 16, सॉरी 2 8 जा 16 और 1 हमारे पास 17, 174 निकल करके आ गया। डिवाइड बाई में हमारे पास √3 है, और ये उस टाइप से क्वेश्चन आ गया शुरू में जैसे हम लोग बनाते थे जब डिनोमिनेटर हमारा इरेशनल होता था। तो इसका तरीका क्या है, ऊपर नीचे इसको रैशनलाइज कर दो √3 से मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर में तुम्हारा आ जाएगा 174 रूट में 3, और नीचे में तुम्हारा √3 मिल करके 3 बन जाएंगे, तो 3 से कट भी हो जाएगा ये 3 के टेबल में, 3 5 जा 15, और फिर हमारे पास 2 आगे गया, तो 3 का टेबल में हमारा 8 टाइम पे हो जाएगा 24, तो 58 हो गया ऊपर में, तो ऊपर में लिख दो 58 और √3, और नीचे में 1 है तो वो लिखने की जरूरत है ही नहीं। तो ये इतना मीटर जो है वो लेंथ है, उसकी दूरी है। अब लास्ट में तुम ये बता दो कि भैया जो BE है वो बराबर है हमारे CD के, ठीक है, BE और CD बराबर हैं और दोनों का जो दूरी है वो बराबर है, तो 58 √3 मीटर ही होगा। तो वो जो बैलून है वो एक्चुअल में इतना डिस्टेंस कवर किया, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो ये बन गया 14th क्वेश्चन। अब हमारे पास 2 लास्ट के क्वेश्चन बचे हुए हैं 15th और 16th, उनको खत्म करेंगे तो पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया बच्चे लोग ना, तो जल्दी से कमेंट करके बताना और अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करना। सो द 15th क्वेश्चन इज अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक स्ट्रेट हाईवे से वो जो है ना एक टावर के पैर तक लेकर के जा रहे हैं, यानी कि टावर है वहाँ तक वो हाईवे लेकर के जा रहे हैं। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, एक मैन जो है टावर के ऊपर बैठा हुआ है, नहीं पता क्या कर रहा है वहाँ बैठ करके। ऑब्जर्व अ कार, अच्छा कार देख रहा है, मतलब लड़का है वो, मैन नहीं है। बैठ करके हम लोग क्या कर देते हैं, पहले छत में बैठ करके कार देखते थे ना बचपन में, बस वही चीज़ है। इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है इसमें बच्चे के बारे में बात कर रहा है, बस मैन लिख दिया है। तो इसमें बोल रहा है कि एक आदमी भैया टावर के ऊपर बैठ करके मस्त नीचे में कार को देख रहा है एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। ऊपर से नीचे 30 डिग्री देख रहा है, नहीं नीचे से ऊपर भी 30 ही बनेगा। सिंपल सा लॉजिक है, जो लॉजिक मैंने पहले भी आपको 12th नंबर वाले क्वेश्चन में समझा दिया है, ठीक है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, इधर लिखा हुआ है एक सेकेंड, वो टावर की तरफ ही वो कार आ रहा है विथ एन यूनिफॉर्म स्पीड, और उसका जो स्पीड है किसी भी स्पीड से मतलब टावर की तरफ वो बढ़ रहा है। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद क्या हुआ, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, यानी कि वो जब और देखता है कुछ समय के बाद, तो अभी यहाँ पर मान लो कार है, यहाँ पे टावर है, तो कार थोड़ा सा और आगे आ जाएगा, तो अब जो एंगल ऐसे बनेगा वो और ज़्यादा बड़ा बनेगा। तो अब जो एंगल है 6 सेकेंड के बाद वो 60 डिग्री का एंगल है, पहले 30 का तब 60 का हो गया है। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो बताइए कि इस पॉइंट से लेकर के जब जहाँ पर वो भी पहुँचा है, सी वाला पॉइंट, मान लो यहाँ पर B पॉइंट था, यहाँ पर C पॉइंट है, तो इस पॉइंट से वो जो टावर हमारा है ना वहाँ तक पहुँचने में उसको कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है। तो कैसे बनाएंगे, चलिए मैं आपको इसको समझाता हूँ डायग्राम के थ्रू। तो देखो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा, और ऐसी डायग्राम मैक्सिमम क्वेश्चन में आपके बनने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे आपने पिछले भी देख चुका है क्वेश्चन नंबर 12 13, उस टाइम में ऐसी डायग्राम बना हुआ था। तो ये एक टावर है, यहाँ पर एक कार था, आदमी यहाँ से यहाँ तक जब देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है फिलहाल 30 डिग्री का बना, क्योंकि दूर में देख रहा तो ज़्यादा मुंडी झुकाना नहीं पड़ेगा, तो 30 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा था, और उस कंडीशन में अगर यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा है तो यहाँ भी 30 डिग्री ही बनेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझा दिया है कि ये हमारा Z वाला, जिसको हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं, वो वाला एंगल होता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि वो 6 सेकेंड के बाद वो कार यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, और यहाँ पर जब पहुँचा तो अब जब वो बंदा देख रहा है ऊपर से यहाँ पर, तो अब जो एंगल बन रहा है थोड़ा बड़ा एंगल तुम लोगों को दिख रहा है, तो ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का एंगल है, यानी कि यहाँ पर भी जो एंगल बनेगा वो भी 60 डिग्री का ही होगा। सिंपल सा लॉजिक। अब आप लोगों को क्या करना है, ये बताना है कि इस पॉइंट से उस बंदे को यहाँ तक पहुँचने में, इस टावर तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको 6 सेकेंड का समय लगा है, C से D तक पहुँचने में 6 सेकेंड का उसको समय लगा है, तो C से B तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, बेसिकली अपने को यही बताना है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, अपन चीज़ों को कनेक्ट करेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि ये CD और ये जो BC है ये आपस में किस तरीके से कनेक्ट हो रहा है, वहीं से तुम्हारा आंसर निकल करके आएगा। तो सबसे पहले आप लोग ये 30 डिग्री वाला एंगल यूज़ कर लो, या फिर 60 डिग्री किसी का भी यूज़ कर सकते हो जिसका चाहो। तो चलो मैं 30 का यूज़ कर लेता हूँ। तो इन ट्रायंगल ABD के अंदर वही चीज़ है, परपेंडिकुलर है, और हमारे पास ये बेस है, तो अपन यहाँ पर फिर से वही 10 का ही यूज़ करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा आपका 10 30 इक्वल के उस साइड में, और मैक्सिमम क्वेश्चन ध्यान रखना कि 10 का ही यूज़ होता है, तो 10 का आप लोग को याद रहना चाहिए। बाकी मैं आप लोगों को फिर से रिवीजन करा देता हूँ, जो बच्चे बाद में जुड़े थे, कि आपको ये जो मैंने पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले वाला जो ट्रिक बताया है, ये ट्रिक हमेशा काम आएगा। तो ये ट्रिक आप लोग अपने दिमाग में एकदम बैठा लो, एकदम अच्छे से बैठा लो। ये ट्रिक शुरू वाला आपने अगर पार्ट नहीं देखा ना वीडियो को, तो जाकर देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो 10 30 जो है वो हो जाएगा AB, और डिवाइड बाई में हमारे पास BD। ओके, तो 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1 बाई में √3,
इक्वल के उस साइड में ए बी हो जाएगा, और डिवाइड बाय में हमारा जो बी डी है फिलहाल उसको बी डी ही रहने देते हैं, अभी इसको चेंज नहीं करते। अपने को मेन इसमें ना रिलेशन निकल करके आना है। तो आपको जब हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे तो बी डी इधर आ जाएगा, सो बी डी इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा ए बी, और ये √3 से मल्टीप्लाई होकर के √3, ठीक है। और ये सब अभी कुछ नहीं है, बस सिंपली आप लोग इतना ही इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो, ठीक है। ये बी डी का लेंथ निकल करके आ रहा है हमारे पास। अब हम लोग करते हैं कि अपन ये वाला जो छोटा वाला ट्रायंगल है हम लोग इसका यूज़ कर लेते हैं। लेकिन नहीं यार, अगर मैं बी डी निकालूंगा ना तो बी डी उसमें मेरे को नहीं मिलेगा, लेकिन ए बी दोनों में मिल रहा है। मैं ए बी का लेंथ निकालता हूँ, ये काम नहीं करता हूँ। मैं काम करता हूँ बी डी को यहाँ पर ले जाता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 1 ना बना करके मैं ए बी का लेंथ, ए बी क्यों निकाल रहा हूँ क्योंकि दूसरे ट्रायंगल में भी तो मेरे को ए बी नहीं मिलेगा, उसमें बी डी थोड़ी मिलेगा। बी डी को मिला सकता हूँ मैं, लेकिन कन्फ्यूज हो जाएंगे बच्चे लोग, तो इससे अच्छा है कि इसको इधर ले जाओ। तो ये तुम्हारा बी डी डिवाइड बाई में √3 और इक्वल के साइड में ए बी आ जाएगा। तो ये चीज़ ज़्यादा बढ़िया रहेगा, हाँ ये पार्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि हमको ए बी दोनों मिलने वाला है। तो अब अपन क्या करते हैं, दूसरा वाला ट्रायंगल यूज़ करते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी उसमें अपन tan 60 लगाने वाले हैं। तो tan 60 इक्वल टू हो जाएगा वही चीज़ हमारे पास ए बी, और डिवाइड बाई में हमारे पास इस बार हो जाएगा बी सी। तो यहाँ पर जब बी सी, अच्छा इसको पहले वैल्यू पुट कर दो। तो tan 30 का वैल्यू कितना, 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, और ये बी सी इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो √3 और मल्टीप्लाई में बी सी इक्वल के उस साइड में ए बी हो जाएगा। तो ये आपके दो इक्वेशन बन गए, ए बी के फॉर्म में ये दो इक्वेशन आ गए। तो यहाँ पर भी ए बी, यहाँ भी ए बी है, यानी कि जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो आपस में कनेक्टेड है, यानी कि आपस में इक्वल है। तो आप लिखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हमको क्या पता चल रहा है कि बी सी √3 जो है वो इक्वल है बी डी और √3 के साथ, ठीक है। ये क्लियर है। अब अपन अगर इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, फिर इसको इधर ले आओ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो √3 इसके पास आकर के मल्टीप्लाई होगा तो इसको ये 3BC बना देगा, है ना। √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो वो पूरा 3 बन जाएगा और ये BC उतर जाएगा। इक्वल के उस साइड में हमारे पास जो BD है वो रह जाएगा। अब देखो जो BD है अपने को क्या करना है, मेन मैं आपको जैसे पहले बताया कि मुझे ये जो BC और ये जो CD है ना इनके बीच का रिलेशन देखना है, क्योंकि इसके बीच का जो टाइम दिया था वो अपने को दिया हुआ था। तो मैं BD को क्या लिख सकता हूँ, BC प्लस में CD लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 3BC इक्वल के उस साइड में BC और प्लस में CD। तो यहाँ पर आप लोग जब इसको इधर लेकर के आओगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये तुम्हारा 2BC इक्वल टू हो जाएगा हमारे CD के। तो जो CD है वो क्या है, BC का दुगना है, ठीक है। और अपने को यही पता करना था कि हमारा BC में जो समय लग रहा है, सॉरी जो CD में समय लगा है तो BC में कितना लगेगा, तो ये जो है इसका डबल है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट का डबल है। इसका मतलब कि अगर यहाँ पर 6 सेकेंड समय लगा है तो डबल का जस्ट आधा कर देंगे तो ये वाला समय पता चल जाएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर 3 सेकेंड का समय लगेगा, 3 का ही दुगना तो 6 सेकेंड होता है ना। तो अगर ये जो डिस्टेंस है बच्चा लोग वो इस वाले पार्ट का डबल है, यानी कि मान लो अगर यहाँ पर हमारा 10 मीटर था और ये जो है यहाँ पर 20 मीटर है, ठीक है। तो 20 मीटर कवर करने में अगर 6 सेकेंड लग रहा है तो 10 मीटर कवर करने में कितना लगेगा, 3 सेकेंड लगेगा, जाहिर सी बात है। तो उसको लिखेंगे कैसे, एग्जाम में अगर आएगा तो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर 2BC इक्वल टू CD हो गया। तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि हमारा जो BC है वो इक्वल है CD डिवाइड बाई 2 के, यानी कि CD को 2 से डिवाइड देंगे तो हमारा BC का निकल करके आ जाएगा वैल्यू। तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिखेंगे कि जो टाइम है ना, टाइम टेकन बाई BC है ना, फ्रॉम BC, आप लोग मैं शॉर्टकट में BC लिख रहा हूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम C टू B। वैसे लिख ही देता हूँ यार, इतना मेहनत क्यों, तो कहे इसे लिखूँ शॉर्टकट में टाइम टेकन टू, बाकी मेरी स्टेटमेंट अगर गलत होगा तो इस ग्रामर वाला तो बता देना, टू रीच B या फिर टू रीच B, हाँ ठीक है। तो लिख रहा था यार, मेरे इंग्लिश में खराब नहीं है, B फ्रॉम C, ठीक है। हम लोग को B से B तक पहुंचने के लिए, C से B तक पहुंचने के लिए हमको जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, तो हम लोग को CD को 2 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा BC इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2, क्योंकि CD में हमारे पास 6 सेकेंड था, ये 6 सेकेंड दिया ही हुआ था। तो यहाँ पर आप लोग साइड में लिख भी दोगे कि जो CD था ना वो था 6 सेकेंड के बराबर, C से D तक जाने के लिए 6 सेकेंड लग रहा था, तो हमने उसके बदले में 6 लिख दिया। तो तुम्हारा जो यहाँ से निकल करके आ जाएगा वो आ जाएगा 3 सेकेंड। तो इस तरीके से तुम लोग एग्जाम में लिख सकते हो। बाकी कॉन्सेप्ट तो मैंने समझा ही दिया कि कैसे हुआ वो आधा, बाकी एग्जाम में लिखने का ये तरीका होगा। तो ये तुम्हारा 3 सेकंड जो है ना इसका फाइनल आंसर होगा। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट। आई होप ये भी क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट 16th नंबर का क्वेश्चन बचा है, चलो उसका भी दिमाग खराब करके उस क्वेश्चन को भी तोड़ मरोड़ के बना लेते हैं। सो 16th वाले में बोला जा रहा कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। अरे दादा, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री वाला क्वेश्चन आ गया। ऐसा क्वेश्चन तो कॉम्प्लीमेंट्री जो क्वेश्चन होता है तो क्लास 11th का टॉपिक है, यहाँ पर इसे दे दिया CBSE ने। लगता है बुक चेंज हुआ है ना, तो थोड़ा सा उल्टा सीधा क्वेश्चन डाल दिया है।
तो मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं समझा दूंगा, टेंशन ना लो, तुम लोग को बता देता हूँ कैसे बनेगा। यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा ना, उस फॉर्मूला को तुम लोग को अभी तक पढ़ा भी नहीं किया हूँ, चैप्टर 8 में भी नहीं पढ़ाया हूँ, चैप्टर 9 में भी नहीं पढ़ाया हूँ। तो नया फॉर्मूला है, अभी मैं तुमको समझाऊंगा कैसे बनता है वो फॉर्मूला, ठीक है, वो यहाँ पर यूज़ होगा। हमको ये प्रूव करना है कि दैट हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर, जो टावर की हाइट है वो 6 मीटर है। कोई दिक्कत नहीं है, चलो मैं समझा देता हूँ। बाकी बेसिक मैथ में तो इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आने वाला, स्टैंडर्ड मैथ में हो सकता है कि यहाँ पर सीबीएसई ने दिया है तो दे दे, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन का और प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि अब यहाँ पे दिया है तो क्या पता सीबीएसई का काम मूड बना है, हो सकता है एग्जाम में भी दे दी इस टाइप से क्वेश्चन। चलो मैं तुम लोग को समझाता हूँ कि इस टाइप से क्वेश्चन कैसे बनता है। तो देखो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा। हमसे बोल रहा है कि एक टावर है, यहाँ से जब हम लोग देखते हैं पॉइंट सी से और पॉइंट डी से ना, तो जो सी और डी की जो दूरी है वो अपने को बताया है कि एक पॉइंट जो है वो 4 मीटर की दूरी पर है और दूसरा जो पॉइंट है वो 9 मीटर की दूरी पर है इस टावर के बेस से, यानी कि यहाँ से। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी 9 मीटर है और ये हमारा 4 मीटर है, तो ये 5 होगा, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, बस ऐसे मैंने लिख दिया टाइम पास के लिए। अब मैं क्या बताना है इसमें कि इसमें आप लोगों को एंगल नहीं दिया है। जब एंगल नहीं देते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा दूसरे तरीके से बनता है। अपने को एंगल अगर पता रहता है कि 50 डिग्री 60 डिग्री तो हम लोग वैल्यू लगा लेते हैं, है ना, tan साइन वगैरह का। लेकिन अब तो एंगल पता नहीं, हमसे बोला यही जा रहा है कि ये वाला एंगल और ये जो एंगल बन रहा है ना ये कॉम्प्लीमेंट्री है। और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि जो दोनों एंगल मिल करके जब 90 डिग्री बनाते हैं, जब कभी भी दो एंगल मिल जाए और 90 डिग्री बनाए तो उसको ही कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाता है। इज़ दैट क्लियर? तो अब क्या करना है तुम लोगों को, इन दोनों में से किसी को भी एक थीटा मान लो, एक्स मान लो, कुछ भी मान लो। तो अब हम लोग लास्ट हो रहा है, हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा ही पढ़ रहे थे, तो इसलिए लास्ट में हम लोग थीटा मान लेते हैं कि मान लेते हैं ई वाला जो एंगल है वो मेरा थीटा है। तो ई वाला जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 90 माइनस थीटा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो है मिल करके हमारा 90 डिग्री बना रहे हैं। अब 90 में से मान लो एक ठो एंगल तुम्हारा मान लो 10 डिग्री का है फॉर एग्जांपल के लिए, तो दूसरा एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, 90 में से उस 10 को माइनस कर देंगे तो दूसरा वाला 80 निकल करके आ जाएगा। तो बस वही चीज़ है कि अगर हमने एक को थीटा मानना है तो दूसरा हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री थे। बस अब इसी का यूज़ करना है और 90 माइनस थीटा वाला जो हमारा रूल है वो लगाना है, तुम्हारा आंसर आएगा। सबसे पहले तो इस ट्रायंगल का यूज़ करो, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, इन राइट ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पर भी हम लोग विच काम करेंगे, 10 का यूज़ करेंगे। tan थीटा में हमारा बेस और हाइट आ जाएगा, क्योंकि अपने को हाइट को ही यहाँ पर 6 मीटर प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम चाहो तो लिख भी सकते हो, टू बी प्रूव AB = 6 मीटर, इस तरीके से लिख लो। बाकी मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर यानी कि AB डिवाइड बाई में बेस यानी कि BC, ठीक है। तो tan थीटा यहाँ से कितना निकल करके आ जाएगा, tan थीटा निकल करके आ जाएगा तुम्हारा AB के बदले में अपन AB ही रहने देते हैं, क्योंकि वो तो अपने को प्रूव करना है। वहाँ पर 6 मीटर दिया नहीं है, वो प्रूव करने की 6 मीटर है, फिलहाल उसका यूज़ नहीं कर सकते। डिवाइड बाई BC का वैल्यू जो है वो 4 लिख लो, ठीक है। तो tan थीटा का ये वैल्यू हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अगेन अब दोबारा आ जाओ और अब तुम लोग दूसरा जो ट्रायंगल ABD है उस ट्रायंगल का यूज़ करो। तो इन राइट ट्रायंगल ABD के अंदर हम लोग tan 90 माइनस थीटा लगाएंगे, नहीं tan थीटा यहाँ पर भी यूज़ करेंगे, लेकिन ये जो एंगल बना है वो 90 माइनस थीटा का बना है। तो यहाँ पर लिखोगे tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन में फिर से वही AB और डिवाइड में हमारे पास 9 हो जाएगा, है ना। ये कंप्लीट हमारा BD जो है, या फिर एक बार लिख ही देते हैं BD, नहीं यहाँ पर मैं BD लिख देता हूँ, B और इसको बना देता हूँ D। तो अब देखो एक फॉर्मूला होता है, ये चीज़ तुम लोग क्लास 11 में पढ़ोगे, tan 90 माइनस थीटा जो होता है ना बच्चा, वो इक्वल होता है कॉट थीटा के। किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के इक्वल होता है। बाकी मेरे हिसाब से इस टाइप से फॉर्मूला वाले क्वेश्चन मैंने RS अग्रवाल की बुक में कराया था, लेकिन ये चीज़ डिलीट हुआ था यार, कैसे दोबारा दे दिया है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो डिलीट था, हाँ अच्छे से याद आ गया मेरे को, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो डिलीट किया CBSE ने। मैं जब रिड्यूस सिलेबस का मैंने वीडियो बनाया था तो मेरे को अच्छे से याद आ रहा है कि मैंने उसको देखा था, कंपेयर किया था पुरानी बुक से नए बुक में, तो कॉम्प्लीमेंट्री वाला डिलीट था। ये क्वेश्चन गलती से यहाँ पर है, चलो कोई बात नहीं, दे दिया है। तो बस इतना याद रखो कि 90 माइनस थीटा जो होता है वो इक्वल होता है कॉट थीटा के, ठीक है। तो हम लोग tan 90 माइनस थीटा के बदले हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर कॉट थीटा, और कॉट थीटा जो है वो है तुम्हारा AB डिवाइड बाई BD यानी कि 9 के बराबर। समझ में आ गया इतना? अब हम लोग क्या जानते हैं कि कॉट थीटा और tan थीटा आपस में उल्टा होते हैं। कॉट थीटा और tan थीटा क्या होते हैं, आपस में अपोजिट होते हैं, उल्टा होते हैं। तो यहाँ पर ये जो चीज़ दिया हुआ है ये कॉट का वैल्यू है, अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो वो tan का वैल्यू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने ये चीज़ पढ़ रखा है पहले वाले चैप्टर में, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई में tan थीटा, या tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई में कॉट थीटा, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो तुम लोग। तो यहाँ पर जब मैं इसको उल्टा कर दूंगा, यानी 9 बाई अगर मैं AB लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 9 बाई AB, बस उसके बदले मुझे इधर उल्टा करना पड़ेगा कॉट थीटा को भी, और कॉट थीटा को उल्टा करने से अच्छा कि मैं डायरेक्ट उसके बदले में tan थीटा लिख दूँ, क्योंकि कॉट थीटा को उल्टा तो tan थीटा होता है।
अब ये तुम लिख लो इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 में भी tan थीटा के फॉर्म में आ गया, इक्वेशन 2 भी tan थीटा के फॉर्म में आ गया। बस हमारा अब लिख दो डायरेक्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से तुम्हारा ए बी डिवाइड बाई 4 जो है इक्वेशन 1 का, वो इक्वल हो जाएगा 9 डिवाइड बाई ए बी के। ए बी का मल्टीप्लाई होगा तो ए बी का स्क्वायर बना लेगा, और 9 का 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 36 बना लेगा। बस आ गया तुम्हारा आंसर। तो ए बी का जो वैल्यू है वो निकल कर जाएगा रूट के अंदर 36, और 36 तुम जानते हो 6 बन करके बाहर निकलेगा। तो ए बी इक्वल टू 6 मीटर, और यही अपने को प्रूव करना था। खेल खत्म इस क्वेश्चन का। तो आई होप आपको पूरे के पूरे एक्सरसाइज में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। बाकी ये क्वेश्चन वैसे तो डिलीटेड है, गलती से दे दिया है बुक में। सीबीएसई वालों से एक्सप्लेनेशन मांगना। अगर कोई होशियार बच्चा हो मेरा जो वीडियो देख रहा हो तो वो मेल जरूर करना कि सर ये 16th वाला क्वेश्चन कहाँ से आया है, जबकि कॉम्प्लीमेंट्री वाला जो पोर्शन था हमारा है ना वो डिलीटेड हो चुका है। तो फिर आपने ये क्वेश्चन क्यों दिया परेशान करने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें एक्सप्लेनेशन मांग सकते हो, तुम लोग को भी क्लियर हो जाएगा तो कमेंट करके बता देना। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बच्चे लोग। मैं फिर से जो शुरू में मैंने बताया था उसको मैं रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहला चीज़ कि जितना भी मैंने पढ़ाया है इन सभी का तुम लोगों को नोट्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। दूसरी चीज़, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे सैम्पल पेपर डिज़ाइन किए हैं, और ऐसे सैम्पल पेपर हैं जिसमें PYQ शामिल हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर में जो बोर्ड्स एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं मैंने उनको उन सैम्पल पेपर में शामिल किया है। बोर्ड एग्जाम के लिए मैंने स्पेशली 4 पेपर बनाए हैं, और उसके सॉल्यूशन भी हैं सभी सब्जेक्ट के। मैथ का 4 पेपर, साइंस का 4 पेपर, सोशल साइंस का 4 पेपर, हिंदी का, इंग्लिश का, सबका 4 पेपर है। हाफ ईयरली के लिए मैंने 2 पेपर बनाया है, PT2 के लिए मैंने 1 पेपर बनाया है सभी सब्जेक्ट का। तो वो सारी चीज़ें हो गई। फिर तुम्हारा मैंने नोट्स बनाया है, तो अगर तुम लोग को वो सारी चीज़ें खरीदनी है तो तुम लोग मेरा जो शुरू में मैंने नंबर दिया था अपना 83 वाला, इस वीडियो की स्टार्टिंग में, वो वाला नंबर पे तुम लोग मैसेज करना, मेरी टीम कांटेक्ट करेगी। तुमको उस समय का जो करेंट प्राइस है वो बता करके तुम उसको पे कर लेना। QR कोड तुमको दिया जाएगा, उसमें पे करके तुम उसको खरीद सकते हो एज अ सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, तो चलो अब हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वाला वीडियो पसंद आया हो और तुम लोग चाहते हो कि मैं ऐसे ही बाकी चैप्टर को भी जल्दी से कंप्लीट कर दूं, तो जल्दी से तुम लोग कमेंट करके ही बताना, और अपने फ्रेंड को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मेरे बच्चे वीडियो शेयर कर रहे हैं तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँगा तुम्हारे लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।